हाँ भाई, क्या हाल है? कैसा गया टेस्ट? बहुत अच्छा। तुम्हारा टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर में क्यों नहीं दिखता? कितने क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक में? शायद 22-23 क्वेश्चन आए थे। कैसे थे? बहुत इजी नहीं था? इस बार तुम्हें थोड़ा सा खुश करने के लिए दिया था। क्वेश्चन आसान था लेकिन बना नहीं। ठीक है, ठीक। मेडिकल कॉलेज में सीट है, मिलेगा नहीं। चलो, तो लास्ट कहां तक था? अगर कोई वो होगा तो डिस्कस कर लेना बाहर। प्रॉब्लम। हाँ, फंक्शनल ग्रुप तो किया था। कौन सा? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट ही नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ। अबे यार। हाँ, एक क्लास पीछे हो गए तुम उस दिन वीडियो के चक्कर में। चलो, तो आज इसे भरा भरा सा क्लास लग रहा है क्या? ऐसा रीजन, कोई खास रीजन इसका? क्या हो गया है? मेरा फर्स्ट पीरियड है तो क्या हो गया उसमें? आज हो गया भाई, हो गया, बस मुंह बंद। क्या हो रहा है? दिक्कत होने दो। दिक्कत हो रहा है तो होने दो। अरे भाई, इसमें ये लोग इतना सारा वो कर लेते हैं। हेडिंग डालो, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग हेडिंग हेडिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, कर दिया है। ठीक है, हो गया। चलो भाई, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, समझे? रीजन ये है कि भैया आप थोड़ा पीछे हो गए हो। अभी हमने वो भी नहीं बनाया होगा फिर, प्रायोरिटी टेबल वगैरह नहीं बनाया ना। आइए, मतलब लास्ट आपने यहां तक पढ़ा था। चलो, ओके। क्या कर दिया है? चलो भाई, पढ़ाई कर लो। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हेडिंग डालेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फिर एक टेबल बनाएंगे इसके बाद। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए, अब देखो मैं आपको यहां पे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कराऊंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, यानी कि सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, तो उसका आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं, ये पढ़ा था। फिर अनसैचुरेटेड वालों का पढ़ा था, फिर साइक्लिक वालों का पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं। फोर्थ जो अपना लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास आए तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है। तो अभी एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर जाके जब सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे तो मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है? पहले इंडिविजुअल एक एक को देखेंगे, डील करेंगे, और फिर मिक्स करके बाद में पढ़ेंगे। अब आइए, मोनो फंक्शनल ग्रुप यहां पे लिखना है। जो फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है ना, इसको लिखेंगे आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहां पे अगर एक फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये भी डिसाइड करने वाले हैं। जब मोनो खत्म हो जाएगा तो फिर विल गो फॉर मिक्स वाले क्वेश्चंस। आइए, तो अब फंक्शनल ग्रुप की बारी आई। तो फंक्शनल ग्रुप जो आपका नाम है, उसमें कौन सी चीज को डिनोट करता है? प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, सफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप कौन बताएगा? 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। आपको बताया था कि अगर कंपाउंड में ब्रांच है या साइड चेन है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। अगर साइक्लो बाइसाइक्लो है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स उसको बताता है। अगर वर्ड रूट है तो नंबर ऑफ कार्बन बताता है। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि आपके पास कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है? ये 21012 यही पढ़ रहे थे हम। तो आज हम इस वाले पार्ट को फोकस करेंगे कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो नेम में कहां आएगा, सबसे लास्ट में, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स में। तो इसको इसी बात से लिख भी लेंगे। ये कुछ खराब हो गया, इसका स्क्रीन टच काम नहीं कर रहा।
चलो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल ग्रुप में लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री सफिक्स। आइए, फंक्शनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में 2 डिग्री सफिक्स से डिनोट होगा। अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, कोई एक तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं 13 फंक्शनल ग्रुप, 13 फंक्शनल ग्रुप, और उसका चार्ट बनाएंगे। ठीक है, उस चार्ट से फिर हमें आगे के क्वेश्चंस करने हैं। चार्ट में बस आपको ये लिखना है कि अगर उसका 2 डिग्री सफिक्स आएगा तो क्या लिखेंगे, बस इतना लिखना है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसका 2 डिग्री सफिक्स ये होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका 2 डिग्री सफिक्स कुछ और होता है। ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चार्ट बनाएंगे जिसका नाम है बच्चों सीनियरिटी टेबल या फिर प्रायोरिटी टेबल। सीनियरिटी टेबल स्लैश प्रायोरिटी टेबल इस एक ही होता है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो किसको प्रायोरिटी देना है या किसको सीनियर मानना है वो इसी टेबल से डिसाइड होगा। तो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे सीनियर जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपसे कोई पूछ ले फॉर्मूला क्या है तो वो होता है COOH। अगर कोई पूछ ले स्ट्रक्चर क्या है तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रक्चर डिनोट कर दोगे उसका। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये 2 डिग्री सफिक्स बताएगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स आएगा। तब ध्यान दीजिए, जब जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो 2 केस बनेगा। जब जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो 2 केस बनेगा। एक केस ये होगा कि क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 केस बनेगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आया, जैसे मान लो मैं आपको इसका नाम आप बता सकते हो, थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से बस एक बार नाम बताना इसका। किसी को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी मिलेगी? 1 पे साइक्लोप्रोपाइल आ रहा है और एक कार्बन के लिए मिथ आ रहा है, सिंगल है तो मिथेनोइक एसिड। राइट है रॉन्ग है? सही है। अगर मान लो रॉन्ग वालों आपको ये बताना है, ये बताओ जरा इसका नाम बताना। जो रॉन्ग है उसके हिसाब से, जो राइट हो तो ठीक है। इसमें नाम यहां से होगा, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर 2 होगा तो फिर आप बोलोगे 2 साइक्लोप्रोपाइल और फिर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ ये सही है ये गलत है, या ये गलत है ये सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है? दोनों सही है। और कोई आंसर? दोनों गलत है। और कोई आंसर? राइट वाला गलत है और लेफ्ट वाला सही है। राइट वाला गलत है, लेफ्ट वाला सही है। ऐसे कितने लोग हैं? यही है, ये गलत है और ये सही है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो अब देखो कई बार फंक्शनल ग्रुप में कार्बन काउंट करना होता है और कई बार फंक्शनल ग्रुप में कार्बन काउंट नहीं होता है। ये मैं केस समझा रहा हूं आपको। अभी आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कब कार्बन काउंट करना है कब नहीं करना है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सवाल है और ये आपको विश्वास हो तो ये नीट का सवाल है। नीट मतलब जब AIPMT होता था तब। इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका नाम है साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज रॉन्ग। बहुत छोटा सा सवाल है, देखने में कितना प्यारा सा सवाल लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अभी बताता हूं उसको। तो ये मैं अभी समझाने वाला था कि कभी कभी आपको कार्बन काउंट करना पड़ेगा और कभी कभी आपको कार्बन काउंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये केवल और केवल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में होगा। ये केवल और केवल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में होगा। अब लिखो, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आप मुझे बताओ कार्बन कंटेनिंग है या नहीं? तो कार्बन कंटेनिंग है तो यहां पे 2 केस बनेगा, या तो कार्बन काउंट हो रहा है या तो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। तो अगर कार्बन काउंट हो रहा है
तो उसको मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं। बस डिनोट करने का तरीका है, कोई अलग साइंस नहीं इसमें, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है। अगर कार्बन काउंट होगा तो मैं इसके लिए जो सफिक्स लिखूंगा वो आएगा ओइक एसिड, जैसे आपने देखा था इथेनोइक एसिड लिखा था मैंने। और अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो उसके लिए आप लिखोगे सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने उसका जो आंसर बताया था वो यही था, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए और कार्बन कंटेनिंग हो तो दो केस बनता है, या तो काउंट होगा कार्बन या तो नहीं होगा। अगर होगा तो ओइक एसिड लिखेंगे, नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। बोलो क्लियर है? एक छोटा सा डाउट मन में आ रहा होगा कि कब करेंगे काउंट, कब नहीं करेंगे, ये बता दो। ये क्वेश्चंस में पता लगेगा जब इसका क्वेश्चन करेंगे। अभी तो चार्ट बना रहे। अच्छा, कई बार आपने अभी तक यही सीखा है कि फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स से डिनोट करेगा, कई बार फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह भी डिनोट होंगे, कई बार फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स भी लिखना होगा। अब ये कंफ्यूजन होगा कि सर प्रीफिक्स कब आएगा। अभी हम तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो 2 डिग्री सफिक्स आता है ना। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां पे प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और कोई अल्कोहल भी है। तो जो सीनियर है, सीनियर हमेशा सफिक्स देगा, लेकिन जो जूनियर है वो प्रीफिक्स देता है। हाँ, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, सीनियर सफिक्स देता है, एस फॉर सीनियर, एस फॉर सफिक्स। लेकिन जो जूनियर है, अभी मैं प्रायोरिटी ऑर्डर इसीलिए लिखा रहा हूं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है पता लग जाएगा, ठीक है। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप आपका सफिक्स दे देता है और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या दे देता है, प्रीफिक्स। अब मुझे बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे सीनियर है, नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है, तो ये तो कभी प्रीफिक्स आ ही नहीं सकता भाई, ये तो सबसे सीनियर है, ये तो हमेशा 2 डिग्री सफिक्स आएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब ये प्रीफिक्स की तरह भी इस्तेमाल होता है, और जब ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा कार्बोक्सी लिखा जाता है, और कब इस्तेमाल होगा प्रीफिक्स की तरह ये क्वेश्चन में पता लगेगा, ये क्वेश्चन में पता लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये भी प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है। तो सबसे पहले और सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पढ़ लिया, 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा और प्रीफिक्स क्या होगा ये हमने पढ़ लिया। जो सेकंड नंबर पे आता है वो है बच्चों आपके पास सल्फोनिक एसिड। जो सेकंड सीनियर है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है SO3H, और अगर इसका स्ट्रक्चर पूछ ले तो डबल बॉन्ड O OH ऐसा लिखा जाता है, दिस इज सल्फोनिक एसिड। अब मुझे बताओ ये कार्बन कंटेनिंग है या कार्बन कंटेनिंग नहीं है? तो अगर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो वो 2 केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब जब कार्बन होगा तभी तो एक केस बन सकता है कि कार्बन काउंट होगा या नहीं होगा। अदर एलिमेंट तो काउंट होता ही नहीं ना, पेरेंट चेन में क्या काउंट करते हैं, कार्बन, तो कार्बन है ही नहीं, तो इसमें केस ही नहीं बना। तो केवल एक केस बना कि अगर आपके पास सल्फोनिक एसिड दिख जाए तो हमेशा कार्बन काउंट नहीं होगा, और एक ही केस बनेगा, इसका जो 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा वो सल्फोनिक एसिड है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेंशन्ड है और सल्फोनिक एसिड भी मेंशन्ड है, तो सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर है, तो मैं इधर इसको प्रायोरिटी दूंगा, इसको प्रायोरिटी दूंगा नंबर 1, फिर आगे जाऊंगा 2 3 4, ठीक बात है। तो अगर सीनियर है तो क्या ये सफिक्स देगा, और ये जूनियर है तो क्या ये प्रीफिक्स देगा? तो सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हो सकता है, और जब भी सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है हम लिखते हैं सल्फो। जब भी सल्फोनिक एसिड प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा तो मैं लिखूंगा यहां पे सल्फो। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फटाफट साथ साथ में लिखो। तो सबसे 13 फंक्शनल ग्रुप हैं, 13 पढ़ने आपको, जिसमें से 2 हमने पढ़ लिया। पहले दोनों क्या है, एसिड है। अब जो देखो तीसरा, यहां पे आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगले स्लाइड पे लिखेंगे। लिख लिया यहां तक? नो सर क्यों कर रहे हो बेटा, साथ में लिखने की हैबिट डालिए। क्वेश्चन वो फंक्शनल ग्रुप नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 आपके पास आता है
एसिड का ही है, एसिड डेरिवेटिव है ये, एसिड एनहाइड्राइड। किसी को आइडिया एनहाइड्राइड कैसे बनता है? कैसे? एक बार देख लेते हैं। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक COOH है। मान लो मैंने दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, लिखने के लिए नीचे की तरफ लिख दिया। जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकाल रहे हो, H2O निकल गया, तो जो बना आपके पास क्या बनता है? C+O, बीच में एक ऑक्सीजन है, देखो C+O, आप देख लो, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से एनहाइड्राइड बन रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव हुआ है, तो इसीलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बोलते हैं। कोई पूछे एनहाइड्राइड कैसे बनता है? दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। फिर से ध्यान दीजिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसको हम एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अभी जो सीनियरिटी टेबल बना रहे हैं, ध्यान दोगे तो तीनों एसिड है। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, और तीसरा एसिड से बना हुआ एसिड एनहाइड्राइड। अगर कोई आपसे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला पूछ ले और ये लिख दे, तो बोलो सही लिखा है कि गलत? सही लिखा है गलत? गलत है। ये सही है। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, क्या ये सही है? दोनों सही है बेटा, O3, इसी को O3 लिखा हुआ है। क्या एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये सही है? अब देखो तीनों सही है, तो एसिड एनहाइड्राइड इन तीनों में से कोई भी लिख के आ सकता है। ठीक है, 2018 में जो फॉर्मूला यूज किया था वो ये वाला यूज किया था। जनरली लोग कंफ्यूज, ये क्या है? CO2 तो सुना था, CO3 क्या है ना? ऐसा लगा होगा कि ये बोनस क्वेश्चन है, ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन बोनस नहीं था। ये एसिड एनहाइड्राइड है। अब एसिड एनहाइड्राइड है, जरा ध्यान देना। एसिड एनहाइड्राइड और कीटोन के साथ एक खास बात है। एनहाइड्राइड और कीटोन के साथ खास बात है कि एनहाइड्राइड भी कार्बन चेन के बीच में पाया जाता है और कीटोन भी कार्बन चेन के बीच में पाया जाता है। याद करो, ये दोनों बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। बाइवेलेंट का मतलब दोनों तरह से कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है। कीटोन में भी लेफ्ट में भी कार्बन होता है, राइट में भी कार्बन होता है। अब ध्यान दो, एनहाइड्राइड हो या कीटोन हो, इसका कार्बन हमेशा काउंट होगा। क्यों? पेरेंट चेन के बीचों बीच पाया जाता है। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा ही काउंट होगा। रीजन, ये पेरेंट चेन के बीचों बीच पाया जा रहा है। तो एनहाइड्राइड अगर आपको दिख जाए तो इसमें भी एक ही केस होगा। भले ही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, बट यहां भी एक ही केस होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज कार्बन इज काउंटेड। और ऑलवेज कार्बन काउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेरेंट चेन के बीच में पाया जाता है। आप देखो, जब इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन चेन के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए बेटा ये कार्बन नंबर 4 है। एनहाइड्राइड में भी जब आप नंबरिंग करते हो तो हमेशा नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होता है, तो ऑलवेज इट इज काउंटेड। तो दूसरा ऑप्शन हट ही गया यहां पे। तो एनहाइड्राइड के केस में कार्बन हमेशा ही काउंट होगा, और कार्बन काउंट होगा तो उसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स आता है वो आता है ओइक एसिड से निकला हुआ ओइक एनहाइड्राइड। वहां पे क्या लिखते थे? कार्बन काउंट हो रहा है तो ओइक एसिड से बना हुआ डेरिवेटिव इज ओइक एनहाइड्राइड। एक ही केस बनेगा, क्योंकि कार्बन हमेशा काउंट होगा। कार्बन हमेशा क्यों काउंट होगा? बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन, ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन। कभी भी सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, प्रीफिक्स की तरह, कभी भी प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। अगेन रीजन वही है, ये कभी भी पेरेंट साइड चेन में जा ही नहीं सकता। साइड चेन में आप ध्यान दो, जैसे मान लो ये पेरेंट चेन है, ध्यान से इधर देखना, कभी भी साइड चेन में ऐसा नहीं देखोगे C+O, फिर आ जाएगा आपके पास C+O इधर। क्यों? बताओ जरा। यही पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा, इट इज ऑलवेज काउंटेड इन द पेरेंट चेन, तो साइड चेन हमेशा दूसरा वाला बन जाएगा। भाई अभी अभी बताया कि एनहाइड्राइड का कार्बन मस्ट है काउंट करना, ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाता है, तो साइड चेन कभी बन ही नहीं सकता, इसीलिए कभी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। हाँ, इस वाले को
ये वाला नहीं, अभी बताऊंगा। जब इसका नाम लिखते हैं तो एक साइड से ही दोनों एनहाइड्राइड का नाम हो जाता है। अगर मैं यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, गुड क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे आपके पास मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, अगला 5 जाएगा। किधर? आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना होता है, इधर आप नहीं जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हो इधर मैं लगा दूं COOH, ये कह रहे हो आप, आ जाओ। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या होगा आपके पास, जब दो तरह के केसेस बना दोगे तो इम्पॉसिबल केस है। रीजन बताता हूं, इतने रीजन बताता हूं भाई। ये अगर आप ये वाला काउंट नहीं करोगे, एनहाइड्राइड का रूल होता है कि एनहाइड्राइड का कार्बन काउंट करना ही करना है। तो अगर मान लो आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, ये वाला केसी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला केसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दो। ये थोड़ा सा एल्डोल का थोड़ा सा आइडिया है, हल्का फुल्का एल्डोल कंडेंसेशन का नहीं है। अच्छा, भोजपुरी में सिखाता हूं, ध्यान से। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है दोनों, तो होगा क्या, यहां से OH और यहां से H निकल के ये भी एनहाइड्राइड बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डाई एनहाइड्राइड बन जाएगा ये, तो दोनों एनहाइड्राइड बन जाएगा। ऐसा केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? अब यहां से हमने वाटर निकाल दिया, इसमें क्या गलती है, इसमें से भी वाटर निकल जाएगा। सिखाए आपको पता है ना कि या तो एक साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक, ये COOH है, मान लो यहां पे COOH है और मान लो यहां पे COOH है, तो तीनों को एक जैसा ही ट्रीट करना होता है, पता है ना, इसलिए हम किसी को नंबरिंग नहीं देते। सिमिलरली आपने इधर तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एनहाइड्राइड बना दिया, बट इसमें क्या गलती थी, यहां से भी तो एनहाइड्राइड बनेगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एनहाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो सारे एनहाइड्राइड या तो सारे एसिड। क्योंकि एनहाइड्राइड बन कैसे रहा है, वाटर निकाल के, तो यहां से भी वाटर निकलेगा, एनहाइड्राइड बन जाता है। ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हो। ठीक, एक सिंपल तरीका मैं बता दूं, कभी भी ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये साइड चेन में नहीं जाएगा, क्योंकि एनहाइड्राइड का रूल है कार्बन इज ऑलवेज काउंटेड इन द मेन चेन। तो मनगढ़ंत कहानियां ना बनाए, जो एग्जिस्ट करेगा उसी को पढ़े। चलिए, एक कार्बन काउंट होने से ही एनहाइड्राइड का नाम आ जाएगा, क्वेश्चन में पता लग जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड के बाद तो 13 में से 3 आपने पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड का डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट इज योर एस्टर, नेक्स्ट इज योर एस्टर। जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, इसका फॉर्मूला आपने कैसा देखा होगा, CO2R। CO2R, इसी को एक्सपैंड करके थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है COOR, और इसी को स्ट्रक्चर बना दिया जाता है C डबल बॉन्ड O OR। राइट? R का मतलब क्या है, R का मतलब कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। चलो अब देखो ध्यान से, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो 2 केस आएगा, कार्बन काउंट हो भी सकता है और कार्बन काउंट नहीं भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे कब करना है कब नहीं करना है। अगर कार्बन काउंट हो रहा है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, थोड़ा अलग है, इधर देखेंगे। जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, पहले उसका नाम आता है। जो ऑक्सीजन से लगा हुआ कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है, पहले इसका नाम आएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद अगर कार्बन काउंट हुआ तो मैं इसको लिखता हूं डॉट 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 O8। अगर कार्बन काउंट हुआ तो मैं इसके लिए लिखता हूं डॉट डॉट O8। कोई दिक्कत? अगर मान लो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तब भी सेम ट्रेंड पे नाम होगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिख देंगे। नेक्स्ट, अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इट इज कार्बोक्सिलेट। इट इज कार्बोक्सिलेट। जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो सबसे इजीएस्ट है, लिखने में लगता है क्या अजीब सा चीज लिख रहा है, बट जब क्वेश्चन में लगाओगे बहुत इजी है। हाँ, उधर भी, यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। अगर H हुआ, ध्यान से देखना, मैं सबसे सिंपलेस्ट एस्टर बना रहा हूं, HC डबल बॉन्ड O, उधर भी एक कार्बन लगा दिया, इसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले इसका नाम करेंगे मिथाइल, और एक कार्बन है मिथानोएट। मिथाइल एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप के लिए O8।
मिथाइल मिथानोएट। अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन हमने कॉमन नेमिंग में भी किया था। मिथाइल एक कार्बन के लिए फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट याद आ रहा है? तो यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल है। चलो हाँ बता रहा हूं, एल्काइल है। देखो सबसे पहले इसका नाम कैसे किया, एस्टर है जो आपका चौथा फंक्शनल ग्रुप है, सीनियरिटी टेबल में चौथे नंबर पे आता है। फॉर्मूला CO2R लिखो, COR लिखो, स्ट्रक्चर देख लो। अगर कार्बन काउंट हुआ, नाम हमेशा एस्टर का होगा, पहले अल्काइल आएगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन वाला का अल्काइल आएगा। ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने कार्बन है, एक कार्बन मिथाइल, दो कार्बन इथाइल, तीन कार्बन प्रोपाइल, तो सबसे पहले अल्काइल लिख देंगे। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो यहां पे आएगा आपके पास वर्ड रूट। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा वर्ड रूट और फिर लास्ट में आ जाएगा OH। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो फिर आएगा आपके सामने वर्ड रूट एंड देन कार्बोक्सिलेट। जैसे वहां पे लिखा था ना आपने ओइक एसिड, वर्ड रूट के बाद ओइक एसिड आ रहा था और वर्ड रूट के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था। यहां पे वर्ड रूट के बाद OH आएगा और वर्ड रूट के बाद कार्बोक्सिलेट आएगा। वेरी सिंपल, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आसान हो जाएगा। तो 13 में से 4 आपने पढ़ लिया। आ रहा हूं। अब यहां पे 2 प्रीफिक्स होते हैं, यहां पे एक नहीं 2 प्रीफिक्स होता है एस्टर में, और एस्टर के 2 प्रीफिक्स बस लिख लीजिए, समझने की कोशिश मत करिएगा, क्वेश्चन में ही समझा पाऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो वहां समझ जाएंगे, और वो भी क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, बट 2 प्रीफिक्स होता है, लिख लीजिए। ध्यान से देखना, अगर पेरेंट कार्बन चेन से ये जुड़ा हो C डबल बॉन्ड O OR, एक केस ये बनेगा, और अगर पेरेंट कार्बन चेन से ये जुड़ा हो ऑक्सीजन और फिर जाएगा C डबल O और इधर अपना R। भाई पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है? पेरेंट कार्बन चेन वो होगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो नंबर ऑफ कार्बन यहां भी हो सकता है, इधर नंबर ऑफ कार्बन यहां भी हो सकता है। तो पेरेंट चेन यहां भी पाया जा सकता है, पेरेंट चेन यहां भी पाया जा सकता है। अगर पेरेंट चेन कार्बन से जुड़ा है तो अलग प्रीफिक्स आता है, अगर पेरेंट चेन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो उसका अलग प्रीफिक्स आता है। ये मैंने बोला कि अभी आप लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वेट करिए, क्वेश्चन में समझा दूंगा। अगर कार्बन से जुड़ा होता है तो इसके लिए जो प्रीफिक्स आता है उसको लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। बेटा सुना सुना सा लग रहा है, सुना तो नहीं हो गया एकदम। और अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसको हम लोग लिखते हैं एल्कानोइल ऑक्सी। अब ये तो सुना ही हो गया, क्यों भाई, सुना सा है नहीं? और ये आपके वो है गुड न्यूज, ये है कि भाई एनसीईआरटी में है। कितना अच्छा हुआ आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अनपढ़ डॉक्टर अच्छे थोड़ी लगेंगे। वो भी टैलेंट है बेटा, पैसा होने के बाद भी लोग सीट खरीद नहीं पा रहे हैं। मैं तो खुश हूं बेचारे, कहीं तो इस्तेमाल किए। अच्छा एल्कोक्सी कार्बोनिल है अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, और एल्कानोइल ऑक्सी है अगर आपके पास ऑक्सीजन से पेरेंट चेन जुड़ा हुआ हो तो। आइए अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं एल्क, यहां पे यूज कर रहा हूं एल्क। एल्क को क्या बताया था? वर्ड रूट होता है वो। एल्किन में एल्क क्या होता है? वर्ड रूट। अब आ जाओ, ये जो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखना है तो एल्कोक्सी में जो एल्क वर्ड रूट आता है वो यहां से आता है, आर वाला जो वर्ड रूट है वो आता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। नेक्स्ट यहां पे जो एल्क वर्ड रूट आता है वो भी इसी का आता है, अल्कानोइल ऑक्सी। खैर क्वेश्चन अभी लिख लीजिए, बस क्वेश्चंस में क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर फंक्शनल ग्रुप नंबर 4 के बाद फंक्शनल ग्रुप नंबर 5 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है? हाँ। तो आप देखो हमने 4 पढ़ा, पहला एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा था सल्फोनिक एसिड, तीसरा था एसिड का ही डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड, और चौथा हमने पढ़ लिया एस्टर। एस्टर भी एसिड से ही बना हुआ है। एसिड क्या होता है? COOH, हमने OH हटा के R ही तो लगाए,
तो ये एस्टर बन जाता है ये भी एसिड का डेरिवेटिव। तो सीनियोरिटी टेबल में वो ऊपर है जो एसिड से बने हैं या खुद एसिड है, या तो खुद एसिड है सबसे ऊपर है, सल्फोनिक एसिड है, फिर एसिड से डेरिवेटिव है, फिर OH हटा के R लगा दिया। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, देखो आपने सुना होगा एसिड हैलाइड, COOH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OH हटा के R लगाया तो क्या ये एस्टर हो जाता है? अगर R हटा के X लगा दो तो इट बिकम्स एसिड हैलाइड। ये भी एसिड का ही डेरिवेटिव है, मैं ये फील कराना चाह रहा हूं। तो सीनियोरिटी टेबल में जो भी ऊपर है वो सब या तो खुद एसिड है या एसिड डेरिवेटिव है। तो 5वें नंबर पे आ जाएगा एसिड हैलाइड। 5वें नंबर पे आ जाएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे COX, अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चर तो COOX। OH हटाओ R लगाओ, अच्छा OR लगाओ, अब खुश? H हटा के R लगा दो या OH हटा के OR लगा दो, अब ठीक नहीं आए? क्या खा के आए हो? COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो H हटा के R लगा लो या तो OH हटा के OR लगा लो। समझ गया, मैं उसमें गलत बोल दिया, लेकिन मैं गलत अपने आप को प्रूव होने थोड़ी दूंगा। चलो एसिड हैलाइड, ठीक है यार तुम उतना समझदार हो। एसिड हैलाइड में COOX, ध्यान दीजिए। अब यहां भी आपके पास दो केस बन रहा है, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो कई बार कार्बन काउंट होगा और कई बार नहीं भी होगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा होगा तो ध्यान दो एसिड्स का ही डेरिवेटिव है। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो इसको हम लोग लिखते हैं ऑयल हैलाइड। मतलब F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड, ऑयल हैलाइड। अगर मान लो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, द सेकेंड केस वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपली कार्बोनिल हैलाइड। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा? कार्बोनिल हैलाइड। अगर प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ तो, अगर प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ तो कोई आइडिया? हेलो फॉर्माइल। अगर ये प्रीफिक्स की तरह कभी कभी इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो प्रीफिक्स लिखेंगे और उसके लिए लिखते हैं हेलो फॉर्माइल। कैसे आएगा हेलो फॉर्माइल, कब आएगा ऑयल हैलाइड, कब आएगा कार्बोनिल हैलाइड? वेट फॉर द क्वेश्चन। 13 में से आपने 5 पढ़ लिया है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है 6th अमाइड। अमाइड भी अगर आप फील करो तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, H हटा के R लगा दिया तो क्या ये एस्टर हो गया? ये पूरा हटा के X लगा दिया, ये हटा के अगर मैं NH2 लगा देता हूं तो अमाइड हो जाएगा। तो जो हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है? एसिड डेरिवेटिव ही है। लिख लो फटाफट। हो गया? हो गया? नेक्स्ट 6 पे जाओगे, आपके पास जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप 6 नंबर पे आता है वो है अमाइड। अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले वो होता है CONH2। अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछ ले तो COONH2 होता है। अगेन ये कार्बन कंटेनिंग है या नहीं है? कार्बन कंटेनिंग है या नहीं है? अगर कार्बन कंटेनिंग है तो दो केस बनेगा कि कार्बन काउंट होगा और कार्बन काउंट नहीं होगा। अगर कार्बन काउंट होगा तो अगर कार्बन काउंट होगा तो इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स आता है सिंपली अमाइड आ जाता है, AMIDE, अमाइड। अमाइड का फंक्शनल ग्रुप अमाइड ही होता है, ठीक है। अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो फिर हम लिखते हैं इसको कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, कई किताबों में बेटा इसको कार्बामाइड भी लिखा गया है, बट कार्बामाइड भी चलता है, कार्बोक्सामाइड भी चलता है।
जो ज्यादा चलता है उसको लिख लेंगे कार्बोक्सामाइड। एनसीईआरटी में क्या चलता है वो हमें फर्क पड़ना चाहिए, ठीक। एनसीईआरटी में यही चलता है, कार्बोक्सामाइड। अगर ये प्रीफिक्स हो तो कार्बामोइल। अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है तो हम इसको लिखते हैं कार्बामोइल। ये मोई मोई वाला है वो, MOY, कार्बामोइल। वाह, कहां से आ रहे हो तुम? कहां से आ रहे हो? घर से? किसके? रात में अपने घर पे ही थे? अमाइड के बाद 7th नंबर, दैट इज साइनाइड। अब यहां से एसिड का रोल खत्म हो जाता है। पहले 6 जो है वो एसिड या एसिड डेरिवेटिव है। 13 में से 6 एसिड या एसिड डेरिवेटिव थे। खुद एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, सामने लिखा है। उसके बाद साइनाइड में आपके पास अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले CN, स्ट्रक्चर पूछ ले C�BN, कार्बन कंटेनिंग है। फिर से 2 केस बनेगा, या तो कार्बन काउंट हो रहा है या तो कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो फिर मैं इसको लिखता हूं नाइट्राइल, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो मैं इसको लिखता हूं कार्बोनाइट्राइल। कार्बन काउंट हो रहा है देन इट इज नाइट्राइल, अदरवाइज इट इज कार्बोनाइट्राइल। अगर मान लीजिए प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करना हुआ तो ये वही है जो आप बनने की कोशिश करते हो, सियाना। ज्यादा ना बने, लिखो। बड़े लेवल का जोक है, जल्दी समझ नहीं आएगा। शाम में जब रिवीजन करोगे उस समय ये जोक क्लिक करेगा। साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले NC होता है, स्ट्रक्चर पूछ ले N�BC होता है। अगर मैं पूछूं N�BC है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बट यहां पे फंक्शनल ग्रुप में चार्ज दिखाते नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे आइसोसियानो। अब देखो यहां पे ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? कार्बन तो है ना इसमें, तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन क्या ये कार्बन कभी काउंट होगा? क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन से तो नाइट्रोजन जुड़ा है, तो वो वाला कार्बन कभी काउंट होगा ही नहीं, केवल PCC काउंट होगा। तो इसमें भी एक ही केस बनता है कि काउंट कभी नहीं होगा, कभी भी काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए एक ही केस बनेगा और वो है आइसोनाइट्राइल। N�BC में इसको हम लोग सफिक्स के लिए आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। कई किताबों में जैसे NCERT एग्जाम्पलर खोलोगे अगर, तो वहां पे इसको कार्बाइल अमाइन भी लिखा गया है। कार्बाइल अमाइन, ये भी सही है वो भी सही है, स्लैश करके लिख लीजिए आइसोनाइट्राइल स्लैश कार्बाइल अमाइन। उसके बाद इसको प्रीफिक्स में बेटा कार्बाइल अमीनो भी लिखा जाता है, कार्बाइल अमीनो भी लिखा जाता है, आइसोसियानो या फिर कार्बाइल अमीनो, दोनों चलता है। दोनों का यूज करके बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, पूरा दिमाग में फिक्स हो जाएगा। 9th नंबर पे फिर आता है आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ ले CHO होता है, अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले COOH होता है। अगेन कार्बन कंटेनिंग है। फिर से 2 केस बनेगा कि कार्बन काउंट हो रहा है तो क्या होगा और कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो मैं क्या लिखता हूं? अल। एल्डिहाइड का केवल अल, AL। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो एल्डिहाइड का AL। अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है
तो इट इज सिंपली कार्बल्डिहाइड, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड। अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको लिखते हैं फॉर्माइल। अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होगा तो हम लिखेंगे फॉर्माइल। कब फॉर्माइल, कैसे फॉर्माइल, ये सारा चीज डिस्कस होगा। एल्डिहाइड के बाद द नेक्स्ट विल बी कीटोन। एल्डिहाइड के बाद द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास आएगा 10th नंबर, दैट इज कीटोन। कीटोन में आपको बताया है इसका फंक्शन बाईवैलेंट होता है, सीओ लिखते हैं। अगर स्ट्रक्चर पूछ ले तो दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ। एक ही केस बनेगा, कार्बन हमेशा काउंट हो रहा होगा क्योंकि मिडिल ऑफ द पेरेंट चेन में है, और अगर कार्बन काउंट हो रहा होगा तो इसको हम लोग कीटोन का लास्ट वाला 3 लेटर ओन लिख देते हैं। कीटोन के लास्ट में जो 3 लेटर है वो 2 डिग्री सफिक्स आ जाता है। अगर ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ, अब आपको समझ में आएगा सर ये प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होगा, है ना, बाईवैलेंट प्रीफिक्स कैसे हो सकता है। क्वेश्चन के लिए वेट करिएगा, समझा दूंगा। कीटो या ऑक्सो, कीटो भी लिख सकते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर आता है, दोनों से सही आंसर आता है। कई बार आपको नाम कीटो दिया होगा, कई बार ऑक्सो लिखा होगा, पढ़ेंगे उसको। रिमेनिंग 3 जो है बहुत सिंपल है, उसका कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। 10 तक हो गया। सीनियोरिटी टेबल में पहले जो 6 हैं वो एसिड या एसिड डेरिवेटिव है। उसके बाद 10 तक ध्यान दीजिएगा, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये थोड़ा भाई भाई टाइप है, ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों भाई भाई, एल्डिहाइड कीटोन। अगला जो सबसे फेवरेट है, अगला जो सबसे आपका फेवरेट है, एक तो मुंह बहुत चलाते तुम लोग। हो गया, हो गया, चलो। तो अब आ गया आपके पास एल्कोहल। एल्कोहल का जो एक ही है बेचारा OH, और इसका अगर स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड लिखना चाहूं तो OH। इसमें कार्बन है नहीं, काउंट होने का कोई काउंट होगा नहीं होगा, वो वाले केस बनेंगे नहीं। इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स होगा, लास्ट के 2 लेटर OL, ऑल। एल्डिहाइड में AL था, यहां OL है, ऑल। अगर मैं इसको प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करूंगा तो ये हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में बेटा OH को हम लोग हाइड्रोक्सी लिख देंगे। उसके बाद 12वां नंबर इसी का भाई, दैट इज थायो अल्कोहल, दैट इज थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दो। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर सल्फर को थायो बोला जाता है, केमिस्ट्री के अंदर सल्फर को थायो बोला जाता है। तो यहां अल्कोहल आ गया तो थायोल हो जाएगा, THIOL। अगर इसको कभी मैं प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करूंगा तो मर्केप्टो प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल, मर्केप्टो प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, मर्केप्टो। उसके बाद द लास्ट एंड द सबसे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अमाइन। स्ट्रक्चर कोई पूछ ले NH2 ही होगा, और कोई फॉर्मूला पूछ ले तो NH2 ही होगा। स्ट्रक्चर के लिए कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। वाह, अगर आप इसका 2 डिग्री सफिक्स लिखोगे दैट विल बी अमाइन ओनली। अगर इसका प्रीफिक्स लिखोगे दैट विल बी अमीनो, दैट विल बी अमीनो। हो गया। अब आपके मन में आएगा सर ईथर कहां गया, अब आपके मन में आएगा सर इपॉक्सी कहां गया, है ना, वो सब प्रीफिक्स है, दे ऑल आर प्रीफिक्स। सफिक्स वाले यही है। अब ईथर की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, इपॉक्सी की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। बट जो आपके सीनियोरिटी टेबल में आते हैं वो यही 13 के 13 आते हैं। 6 एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, उसके बाद सब भाई भाई है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन, ठीक है। पहले एसिड और एसिड डेरिवेटिव कर लीजिए, पहले 2 तो कंप्लीट एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर उसके बाद डेरिवेटिव है, वाटर निकाल दो एसिड से, एसिड एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद आप H हटा के R लगा दो, एस्टर। फिर आप क्या करोगे, OH हटा दो, पूरा X लगा दो, एसिड हैलाइड। फिर NH2 लगा दो, अमाइड। तो पहले 6 तो ऐसे ही करने,
उसके बाद भाई भाई है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, अमाइन। ठीक है, तो इसको 2-3 बार जब सोचोगे, बोलोगे, लिखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, जनरली कंफ्यूजन प्रीफिक्स में होता है, सफिक्स सब बच्चों को याद हो जाता है लास्ट तक, बट प्रीफिक्स में होता है। इस चार्ट को 2-3 बार बना लेना घर जाके, हो जाएगा प्रीफिक्स याद, याद होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करो, एक एक करके क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्या आप खुश? लिख देंगे, है ना, क्वेश्चंस में आने दीजिए, बहुत सारी चीजें भी क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों जगह ऑक्सो यूज होता है। ठीक है, बट ये पुराने कन्वेंशन के हिसाब से है, अब के एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया गया है। मतलब वैसे तो 10 साल पहले ही हट गया था, बट अब ठीक है, पुराने वाले मास्टर पढ़ाते हैं, हम नए जमाने के मास्टर हैं। ठीक है, तो नए एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा फॉर्माइल है, क्लियर रखिएगा, ऑक्सो नहीं है। ठीक है, चलो, बट बता देंगे कहां कहां पहले यूज किया जाता था। क्वेश्चंस पे आइए। कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, फिर सल्फोनिक एसिड करेंगे, और फिर आपके पास 13 फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग से करेंगे। उसके बाद हम जाके मिक्स करेंगे 13 को। 13 जब हो जाएगा अलग अलग से, लगभग 13, एक फंक्शनल ग्रुप में लगभग 10 सवाल है, तो 130 सवाल यहां से हो गए। उसके बाद मिक्स करेंगे, तो मिक्स में लगभग 100 सवाल है, तो 230 तो यही हो गए। उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मिक्स होगा विथ फंक्शनल ग्रुप, उसमें भी लगभग 50-60 सवाल होंगे। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो वापस आएगा, सुनो तो, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो आएगा, तो 20-25 क्वेश्चन वहां कर लेंगे। फिर साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो में अनसैचुरेटेड आएगा, 20-25 वहां कर लेंगे। फिर साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो में अनसैचुरेटेड में फंक्शनल ग्रुप आएगा। फिर आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ। एक प्रायोरिटी रूल आपको सबसे पहले लिखना है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक प्रायोरिटी रूल आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है। एग्जाम्पल करने से पहले एक प्रायोरिटी रूल यहां पे लिखेंगे, उसी फंक्शनल ग्रुप वाले टेबल के जस्ट नीचे आप प्रायोरिटी रूल लिख लीजिए। प्रायोरिटी रूल कि अगर आपको नाम लिखना है फंक्शनल ग्रुप वाले, तो क्या प्रायोरिटी रूल दोगे? तो प्रायोरिटी रूल होता है बेटा आपके पास एफएमसीबी। प्रायोरिटी रूल होता है एफएमसीबी। रेडियो एफएम सुना है? तो एफएमसीबी ऐसे सुनना है। एफ का मतलब होता है सबसे पहले बेटा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। भूल जाना डबल बॉन्ड, भूल जाना ट्रिपल बॉन्ड, भूल जाना अल्फाबेटिकल रूल, सबसे पहले क्या दिखेगा आपके? फंक्शनल ग्रुप। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप जाते हो, एम का मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, तब आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पहले फंक्शनल ग्रुप देखोगे, फिर देखोगे मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आप देखोगे सी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, बोलो, फिर देखोगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बाद आप देखोगे बी का मतलब ब्रांच। एफएमसीबी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर आएगा मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा नंबर ऑफ कार्बन, और फिर आएगा ब्रांच। अब आइए एक एक करके बढ़ते हैं। क्या यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? क्या इसी को प्रायोरिटी मिल जाएगी? तो क्या कार्बन काउंट हो गया? अगला फिर आपके पास थ्रू मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन की तरफ चलेगा 4। दिस रूल इज यूज्ड फॉर नंबरिंग। ये प्रायोरिटी रूल नंबरिंग का रूल है। ठीक है, चलिए अब आइए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देंगे, प्रायोरिटी वहीं पे देखेंगे 1, कार्बन काउंट हो गया, फिर मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन की तरफ मूव कर गए। अब नाम लिखने का एकमात्र तरीका, नाम लिखने का एकमात्र तरीका जो मैं आज से पहले बताया जा रहा था, क्या कोई साइड चेन या ब्रांच है? क्या कोई साइड, ये मत बोल देना कि सर डबल बॉन्ड साइड चेन में लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है। मत बोल देना कि सर अल्कोहल देखो यहां पे लगा हुआ है। इतना बेसिक मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना। ये क्या है? पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, सी डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो क्या साइड चेन है? क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? क्या पेरेंट साइक्लो बाइसाइक्लो या स्पाइरो है क्या? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। लेकिन पेरेंट कितने हैं? 4 के लिए क्या ब्यूट वर्ड यूज कर लूं?
ब्यूट वर्ड हो गया। मुझे बताओ पेरेंट सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? तो सिंगल होने की वजह से एन आएगा क्या? उसके बाद देखो 2 डिग्री सफिक्स है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री सफिक्स आएगा, और 2 डिग्री सफिक्स में कार्बन काउंट हो रहा है, कार्बन काउंट हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? ओइक एसिड। लेकिन सफिक्स का लास्ट लेटर और दूसरे वाले सफिक्स का पहला लेटर दोनों ववेल नहीं हो सकते, या फिर एक ववेल और एक वाई नहीं हो सकता। तो रूल कहा गया है कि विधि का विधान है, कटना होता है ई को। पहले वाले जो ववेल हैं बेचारा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब कई लोग ऐसे आ जाते हैं, सर मुझे 1 लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो ब्यूटेन ओइक एसिड 1 लिखो या ना लिखो आईयूपीएसी में बराबर होता है, एक ही बात होती है। तो तीनों में से कोई भी नाम आपके पास चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जाओगे, मुझे फिर से फंक्शनल ग्रुप दिखा, एक नहीं 2 दिखा। अब देखो, अब आएगा कि सर नंबरिंग तो यहीं से, या तो यहां से हो, किधर से करें? नंबरिंग लेफ्ट से करें, राइट से करें? किधर से भी कर सकते हैं, बराबर आएगा। इधर से भी करोगे 1-4 पे जाएगा, राइट से करते तो भी 1-4 पे आ रहा होता, एक ही बात है। जब जब नाम लिखना आएगा तो बेटा याद आएगी ना, 21012 की याद आएगी। क्या कोई साइड चेन है? पेरेंट में कोई साइड चेन ब्रांच दिख रहा है? नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। क्या पेरेंट साइकिल रिंग कुछ दिख रहा है? तो साइक्लो बाईसाइक्लो नहीं आएगा। पेरेंट कितने हैं? 4 कार्बन को ब्यूट लिख देते हैं क्या? अब मुझे बताओ सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? तो सिंगल है तो एन आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, कोई 2 डिग्री सफिक्स है क्या? 2 डिग्री सफिक्स है क्या? फंक्शनल ग्रुप है क्या? 2 है क्या? कार्बन काउंट हो रहा है नहीं हो रहा? ओइक एसिड आएगा, 2 आएगा, तो दिखाना पड़ेगा कि कहां कहां आ रहा है। 1,4 डाई ओइक एसिड लिख दूं भाई, एक होता तो डाई ओइक एसिड लिख देते, 2 है डाई ओइक एसिड लिख दिया, 3 होगा तो ट्राई ओइक एसिड लिख देंगे। आया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक कुछ मिसिंग है, एक सेकंड रुकिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला है। हाँ दोनों करो, बिना डबल बॉन्ड के भी करो, एक डबल बॉन्ड के भी करो। तो आपकी स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए, 3 4 5 करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे करें। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो कभी भी नेमिंग का क्वेश्चन है, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है। फंक्शनल ग्रुप को मैंने देख लिया, उसके बाद क्या दिख रहा है? मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप के बाद भले ही इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, उधर नहीं जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर जाऊंगा, 3 4 5। अब बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नंबरिंग में। अब देखो जब जब नाम लिखना होगा 21012 करना होगा। क्या कोई साइड चेन है? साइड चेन है? हाँ, ये क्या कोई साइड चेन है? 4 कार्बन का है, तो क्या मैं 2 पे ब्यूटाइल लिख दूं? चलो, क्या पेरेंट चेन में साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? तो क्या मैं पेंट लिख दूं? अच्छा, इस बार पेरेंट सिंगल है डबल? डबल। तो इस बार देख लो, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कहां डबल हुआ है, क्या 3 इन बताना पड़ेगा। अब बताओ मुझे 2 डिग्री सफिक्स यानी कि फंक्शन ग्रुप आएगा क्या? तो क्या मैं आएगा कार्बन काउंट हो रहा है, कार्बन काउंट हो रहा है, तो मैं वही कैसे लिख दूं? लेकिन विधि का विधान है, कटेगा बेटा। हाँ, फंक्शन ग्रुप के बाद किसको प्रायोरिटी दोगे? मल्टीपल बॉन्ड। जैसे वो क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1, प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगी।
2 यहीं जाएगा, इधर जाऊं या इधर जाऊं? अब मैं नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो मैं नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी दूंगा। नाउ ये नेमिंग होगा। अब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा? हाँ, ये वाले में बेटा ये ई है और ये डी है, दो वावेल होंगे तो पहले वाला वावेल कटेगा। डाई ट्राई से फर्क अल्फाबेटिकल में नहीं पड़ता। यहां पे आपको देखना है डाई ट्राई का डी कांस्टेंट है, कॉन्सोनेंट है। डाई ट्राई का डी और टी अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं होता, यहां पे होगा। कैंसिलेशन ऑफ वावेल में काउंट होगा उसको। ये दो वावेल होते अगर तो कैंसिल होता, दो वावेल नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे 2 1 क्या साइड चेन दिख रहा है? साइड चेन को सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख देंगे, 2 प्रोपाइल। साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं, 6 कार्बन के लिए हेक्स आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा, फिर आपके पास 1 पे ओइक एसिड आएगा। बट विधि का विधान है बेटा, यू बिकम स्ट्रॉन्ग आफ्टर दैट। सो घबराना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि कब हमारी बारी है। ठीक है, कुछ तो जिंदगी के रूल मैं आपको सिखा देता हूं, उसके पैसे नहीं लेता मैं। हुआ? हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या हो गया फिर? सब लोग तबीयत का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्टल्स में देख ही रहे होगे अपने, कितना डिफिकल्ट जर्नी है यार। तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है बताओ? पढ़ाई का ध्यान रखे, फिजिक्स पकड़ते हैं केमिस्ट्री छूटता है, केमिस्ट्री पकड़ते हैं बायो छूटता है, बायो पकड़ते हैं दोनों छूटता है, फिर तबीयत बिगड़ जाती है बीच बीच में। किसी दिन आलस आ रहा होता है, किसी दिन किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दिया, पूरा रात खराब हो जाता है। क्या क्या मैनेज करना है तुम्हें? चलो पढ़ाई कर लो। तुम्हें नहीं आता होगा, तुम्हारी शक्ल है एकदम समोसे टाइप, इधर आओ। आता है मतलब मैं उसको सोच रहा हूं जो करता होगा, उसकी बदहाली क्या होगी सोचो जरा। एक एक बड़ा अच्छा मीम वायरल वायरल होता है, मैं देखता हूँ कभी कभी, स्क्रॉल में आ जाता है कि कोई एक बाबा टाइप है वो, तो उन्होंने उसकी मदर ने कंप्लेन किया कि मेरी जो लड़की है वो किसी से बात कर रही है। देखा होगा आप लोग ने, उसमें बड़ा अच्छा लाइन है वो, भले लोग उसको मजाक में ले रहे हैं बट इट्स ट्रू लाइन कि आपसे कोई प्यार क्यों करेगा? ना शक्ल अच्छी, ना कमा रहे हो, ना स्टेबल लाइफ है। तो ये अपने आप पे लागू करो, रियलिटी चेक दो अपने आप पे, क्या है तुम में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायोरिटी देखो यहां फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे तो 2 3 4 आएगा। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास? कोई 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 करो। चलो सबसे पहले कोई ब्रांच है? अगर ब्रांच नहीं है तो वो नहीं आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लो बाई साइक्लो है क्या? तो फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा। वर्ड रूट है क्या? तो वर्ड रूट है 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दूंगा। सिंगल डबल ट्रिपल, डबल को बताना पड़ेगा कहां डबल हुआ, 2 इन पे बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 ओइक एसिड आएगा क्या? उसके बाद कुछ और होगा क्या? इन का ई कैंसिल होगा बिकॉज 2 ववेल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सफिक्स। पहले वाले सफिक्स का लास्ट लेटर, दूसरे वाले सफिक्स का पहला लेटर, दोनों वावेल नहीं हो सकते। एक वावेल को मतलब प्रीवियस वावेल को हटाना होता है। हाँ, एक वावेल और एक वाई भी नहीं होगा, उस केस में भी वावेल ही कैंसिल होता है, वाई नहीं कैंसिल होता। चलो 5, बहुत अच्छा सवाल है। 5 6 7 8, ये रियलिटी चेक है। 5 6 7 8 रियलिटी चेक है, ध्यान से करना।
और एक हम लोग यहां पे लिखेंगे नोट। हुआ क्या? क्या लग रहा है क्या होगा? क्या देखो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल रहा होगा, तो कार्बन नंबर 1 में इसको लिखूंगा, फिर आगे जाऊंगा कार्बन नंबर 2। कितने लोगों को लगता है कि सर यहां आ जाओ 3 4 5 6? क्यों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं जाएंगे? कभी भी ओपन चेन और क्लोज चेन को मिक्स नहीं करना है। अगर आप ओपन चेन में नंबरिंग कर रहे हो तो उधर ही रहोगे, क्लोज चेन में कर रहे हो तो इधर ही रहोगे। ना इधर से उधर जा सकते हो, ना इधर से इधर आ सकते हो। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। क्लोज चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, ओपन चेन की अलग हो जाती है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को मिक्स नहीं करोगे, इधर आ जाओ आपके पास, तो नंबरिंग यहीं तक होगी। कई लोग थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं कि सर यहां तक ले लो ना, बेटा ये रिंग का कार्बन है, वो पेरेंट चेन का नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेन के 6 कार्बन रिंग के हैं, पेरेंट चेन, तो उसको काउंट नहीं करोगे। तो मैक्सिमम आपके पास कितना आया? 2। अब देखो, जब जब नाम लिखना हुआ 21012 याद आएगी क्या? अब मुझे बताओ, साइड चेन है या नहीं है? ब्रांच है या नहीं है? तो ब्रांच है तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स में ब्रांच लिखेंगे, 2 साइक्लोहेक्साइल। 2 साइक्लोहेक्साइल सबको ब्रांच चमक गया। नेक्स्ट आपके साइक्लो बाइसाइक्लो पेरेंट में नहीं है। पेरेंट में साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या? तो पेरेंट में साइक्लो बाइसाइक्लो तो तब तो साइक्लो लिखते हैं, अब नहीं लिखेंगे। चलो, वर्ड रूट कितने का है? 2 कार्बन का ईथ आएगा। उसके बाद पेरेंट चेन सिंगल है डबल है? तो सिंगल के लिए एन आ जाएगा। उसके बाद 1 पे वही एसिड आएगा क्या? और बहुत जल्दी है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6, 9 खेला हो बे। क्वेश्चन नंबर 6, कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख गया, प्रायोरिटी भी इसी को देना होता है, ये कर देता हूं मैं, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथेनोइक एसिड। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट? अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। एक नोट, एक रूल है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले ये समझो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवैलेंट है, यानी कि अगर मैं कीटोन और एनहाइड्राइड छोड़ दूं तो बाकी सारे मोनोवैलेंट हमें पढ़ने। तेरा फंक्शनल ग्रुप में से मैं कीटोन और एनहाइड्राइड हटा दूं तो कीटोन और एनहाइड्राइड क्या है? बाईवैलेंट है। तो 13 में से 2 हटा देता हूं, कीटोन एनहाइड्राइड, तो बाकी सारे क्या है? मोनोवैलेंट। और जितने भी मोनोवैलेंट है वो टर्मिनेटिंग है। तो रूल ये कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और साइकिल से या रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ध्यान से देखिएगा, कीटोन और एनहाइड्राइड छोड़ के क्या हो गए सारे के सारे? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो हमेशा रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को नहीं मिलेगी। ये आईयूपीएसी का रूल है। फिर से सुनना, कीटोन और एनहाइड्राइड छोड़ दो तो बाकी बचे 11 फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। एग्जांपल, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कीटोन और एनहाइड्राइड को छोड़ दिया गया, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग है, तो अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को नहीं। तो इसलिए यहां पे रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को नहीं। इसलिए यहां पे नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप से नहीं। इसलिए इसका नाम कुछ इस तरह से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 21012 से नाम लिखना होता है। क्या कोई ब्रांच है? ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ब्रांच नहीं है वो। क्या साइक्लो बाइसाइक्लो आएगा? पेरेंट चेन साइक्लो है तो पेरेंट चेन साइक्लो है, इसलिए साइक्लो लिख दिया। पेरेंट चेन में वर्ड रूट कितना है? तो क्या प्रॉप लिख दूं? पेरेंट चेन सिंगल है क्या? तो एन लिख दूंगा। 2 डिग्री सफिक्स देखो, 1 पे ओइक एसिड लिखूं या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट इस बार नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ओइक एसिड नहीं आएगा। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम? कोई यहां पे वावेल साथ में नहीं आ रहे तो कोई कैंसल आउट नहीं होगा। फिर से सुनना, नोट को पहले लिख लो मेरे साथ। इफ
if terminating functional group is directly attached to ring, if terminating functional group is directly attached to ring, अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच टू रिंग है, if terminating functional group is directly attached to ring, then ring is the parent chain, then ring is PCC. तो फिर आपका जो रिंग है वही पेरेंट कार्बन चेन काउंट हो जाएगा. तो ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, डायरेक्टली अटैच टू रिंग था, तो रिंग को प्रायोरिटी मिल गई. बोलो क्लियर है? कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे. अच्छा, अब जरा 6 के पैरेलल में क्वेश्चन लिखा है, इसको ट्राई करो. लगे यहां तो अभी छोड़ दो, बाद में लिखना. जो 6 के पैरेलल में क्वेश्चन है, 6 डैश बोल दो इसको. अब बताओ इसको क्या, मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है या नहीं? भाई फंक्शनल ग्रुप तो टर्मिनेटिंग ही है, वो डायरेक्टली अटैच टू रिंग नहीं है. फंक्शनल ग्रुप तो टर्मिनेटिंग ही है, वो रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है. अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो तब रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी. अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो फिर नॉर्मल रूल ही चलेगा, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको मिल जाएगा 2. क्लियर हुआ? बस एक कार्बन के डिफरेंस में नाम कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप ध्यान देखना. 2 पे आपके पास ब्रांच दिख रहा है और ब्रांच का नाम है साइक्लोप्रोपाइल. क्लियर है? तो सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, फिर देखो पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या? नहीं है, पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है. अब देखो 2 कार्बन के लिए कितना वर्ड रूट आएगा? 8. पेरेंट चेन सिंगल है, इथेन लिख दूं, उसके बाद 1 पे क्या लिख दूं? कार्बन काउंट हो रहा है इसलिए वही एसिड होगा, कार्बन काउंट नहीं हो रहा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे होते. कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक कार्बन के डिफरेंस से क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया. अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी. अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो रिंग को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी. तो फिर नॉर्मल रूल चलेगा. ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 6 डैश क्यों बनाया, वही तो था ये सवाल. हे भगवान, काट दूं? एक और क्वेश्चन बना देता हूं. नहीं, राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. देखो मतलब कैसे बच्चे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कि सर ऐसा कर दो. अरे बेटा क्वेश्चन कराना हमारा काम है. देखो जरा, तुम ही लोग हो ग्रेस मार्क्स वाले. क्वेश्चन भी तुम्हारा, जवाब भी तुम्हारा, क्वेश्चन भी एक दिन पहले. देख रहे हो ना बिहार का नाम कितना चर्चा में है. हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं कि छुपा रुस्तम में करें, सीधा प्राइम टाइम शो पे चलते हैं 9 बजे. गजब. एक तो कोई बिट्टू कुमार फेमस हो रहा है, उसमें नाम इतना खराब है, वो इतना काम कर रहा था. सोचो बिट्टू कुमार. तुम लोग में से किसी का नाम बिट्टू है क्या? अगर है तो बदल लो. बहुत ही खराब है बिट्टू. ऐसा नहीं लग रहा है कोई सिक्के उक्के की बात हो रही है. बिट्टू छोटा सा कुछ ऐसा लग रहा है, टुकड़ा उकड़ा फेंकना है. बिट्टू. मेरा नाम विशाल तिवारी. क्या? भानु प्रताप तो पहले कभी हुआ करता था. चलो क्वेश्चन चुनाव अपना केस नहीं है यार. हम लोग खुला आदमी, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, उसमें बड़ी सोच समझ के बोलना होता है. वो अपने से होगा नहीं. पता लगे हम चुनाव लड़ भी गए, जीत भी गए मान लो किसी तरह से, अगर वो ऐसा तो होगा नहीं, बट मान लो जीत भी गए तो भी निकाल देंगे वो. तुम कुछ भी बोल देते हो. इधर अनंत सिंह कहां से आगे भाई, इधर आओ तुम. ये देखो, क्या फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी? क्या कार्बन नंबर 2 यहां जाऊं? क्या मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 3 और 4? अब मुझे बताओ, ब्रांच दिख रहा है 2 पे साइक्लोप्रोपाइल. अब मुझे बताओ कि साइक्लो बाइसाइक्लो आगे आएगा क्या? पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो है. पेरेंट सबसे पहले क्या लिखते हैं? 21012 लिखते हैं. तुम्हारी आवाज क्यों बंद हो जाती है?
सबसे पहले ब्रांच के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है। पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो होगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, जब वो यहां नहीं है। वर्ड रूट कितने है तो ब्यूट आएगा। पेरेंट में सिंगल है डबल है, कहां पे 3 आएगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, क्या मैं टॉप से नंबरिंग करूं तो भी 1 3 आ रहा है, बॉटम से नंबरिंग करूं तो भी 1 3 आ रहा है? भाई टॉप से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी 1 3 आ रहा है, बॉटम से भी 1 3 आ रहा है, किधर से भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ 2 1 0 1 2, जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है, आपको भी करता हूं, ध्यान देना है ना। क्या ब्रांच है या नहीं है? ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? ब्रांच नहीं है तो क्या है? आप लोगों को ये फंक्शनल ग्रुप ही दिख रहा है ना, ब्रांच तो नहीं दिख रहा। हाँ, कई लोगों को दिख गया था पुरानी क्लास में, इसलिए पूछ रहा हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन से कुछ भी निकलता है इसका मतलब वो ब्रांच नहीं है, देखना पड़ेगा वो क्या निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल या इथाइल लगा दूं, अगर मैं वहां पे मिथाइल या इथाइल लगा दूं तो फिर वो ब्रांच है, राइट ना। फंक्शनल ग्रुप निकला है तो वो फंक्शनल ग्रुप है, वो ब्रांच नहीं है। चलो, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा क्योंकि ब्रांच नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं आएगा? पेरेंट चेन साइकिल है ना, तो पेरेंट चेन साइकिल होता है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लिखते हैं। उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो वर्ड रूट लिख देंगे। पेरेंट चेन में सिंगल है डबल है, एन आ जाएगा। अब मुझे बताओ, दो ऑप्शन बनता है, 1 3 डाई ओइक एसिड, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ इसलिए मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दूंगा, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां किसी का नहीं कटेगा, कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? चलो भाई, आज भी लाइट कटती है पटना में, आजकल में भी। आपको पता है ना, बाहर ऐसा सीन है कि लाइट 24/7 रहता है, पटना में नहीं रहता है। बाहर की बात कर रहे, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था। बाहर दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, कोटा में, मैं जहां रहा हूं उनकी बात कर देता हूँ, पुणे में, है ना, इन जगहों पे नहीं कटता है। मोतिहारी में तो भाई, मोतिहारी में तो चिल ही होता है फिर। ये कैसे लिखोगे तुम? चलो, ये हो गया 9 नंबर, नहीं ये हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, आ गया। स्विच ऑन करना पड़ता है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये अपने आप हो जाता है, वो करना पड़ता है? ये क्या है भाई? बीपीएल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आइए, अब देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 9 में टॉप से नंबरिंग करो तो भी 1 2 3 आ रहा है, बॉटम से नंबरिंग करो तो भी 1 2 3 आ रहा है, किधर से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने 1 2 3 कर दिया, चलो 4 5 6। अच्छा मुझे बताओ, मैं रिंग को ही क्यों लिया? मैंने रिंग को ही प्रायोरिटी क्यों लिया? क्योंकि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग है, तो इतना कंफर्म है कि पेरेंट चेन रिंग ही होगा। अच्छा, हाँ, आ रहा हूं उसी पे, इसीलिए बोला सिखाएगा ये क्वेश्चन। अब देखो, ये 1 पे तो फंक्शनल ग्रुप चमक रहा होगा, कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 3 पे भी फंक्शनल ग्रुप चमक रहा होगा, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे कुछ अलग है, ठीक है ना। अब देखो, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के हिसाब से क्या होना चाहिए? पेरेंट चेन रिंग होना चाहिए। कार्बन नंबर 2 के हिसाब से पेरेंट चेन ये वाला होना चाहिए। बट दो ऐसे केसेस है जो कह रहे हैं रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, एक ऐसा केस है जो कह रहा है ब्रांच को प्रायोरिटी मिलेगी। तो किसको मानेंगे? दो वाले को मानेंगे। दो ऐसे केसेस जो कह रहा है पेरेंट चेन रिंग होगा, एक ऐसा केस है जो कह रहा है पेरेंट चेन साइड चेन होगा। इसलिए चूंकि दो है ज्यादा नंबर में, इसलिए रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो, इसका मतलब ये तो फंक्शनल ग्रुप है 1 पे, ये तो फंक्शनल ग्रुप है 3 पे, बट ये क्या है?
नाउ दिस इज अ ब्रांच, ये जो है ये ब्रांच है। अब ब्रांच का नाम ध्यान से प्लीज, फोकस फोकस। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? मिथाइल। अगर ये नहीं होता तो CH3 होता, मिथाइल हो जाता। अगर ये है तो इसके लिए भाई ये क्या लिखे? ब्रांच है तो प्रीफिक्स आएगा ना, ब्रांच के लिए प्रीफिक्स आता है। तो अगर ये नहीं है तो क्या ब्रांच का प्रीफिक्स है? मिथाइल। अगर ये है तो कार्बोक्सी मिथाइल प्रीफिक्स है ना। तो आपको याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रीफिक्स हो सकता है, वो यही केस है। कार्बोक्सिलिक एसिड से सीनियर कोई नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ही कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स हो सकता है। तो देखो, अगर मान लो, फिर से देखो, कार्बन नंबर 2 पे अगर ये नहीं है तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। और आपको पता है कि ब्रांच अगर है तो प्रीफिक्स ही आएगा, सफिक्स नहीं हो सकता। ब्रांच हमेशा प्रीफिक्स देता है। अगर ये नहीं है तो क्या प्रीफिक्स है? मिथाइल। अगर ये है तो प्रीफिक्स क्या है? कार्बोक्सी मिथाइल। इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोक्सी, इसके लिए हो जाएगा मिथाइल। ठीक हो गया? चलो, तो आपके पास जो 2 पे आ रहा है, 2 पे सबसे पहले ब्रांच लिख देंगे, 2 पे कार्बोक्सी मिथाइल। किसी को ये डाउट नहीं होगा कि सर पहले मिथाइल कार्बोक्सी क्यों नहीं लिखे आप? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। वैसे भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स पहले आएगा और कार्बन चेन बाद में आता है। अब देखो, साइक्लोहेक्सेन लिख सकता हूं पेरेंट चेन के लिए, उसके बाद 1,3 पे डाई ओइक एसिड लिख दूं क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हो रहा है। चलो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा, कार्बन काउंट नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्या? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। यहां पे कार्बोक्सी मिथाइल, बेटा है तो ब्रांच ही ना। क्या लिखते थे? 1 मिथाइल इथाइल, समझ आया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट में 1 मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, ब्रांच ही लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कार्बोक्सी मीथेन नहीं लिखेंगे। मीथेन का मतलब वो पेरेंट चेन मान रहे हो आप उसको, मिथाइल का मतलब वो साइड चेन मान रहे हो आप इसको। हाँ, आप एक एक और CH2COH डाल दो। ये हटा दूं, ये भी हटा दूं? अच्छा, एक एक, वही आ रहा था मैं, जो तुम पूछ रहे हो वही पूछ रहे। पहले ये लिख लो। अब देखो, अगर मान लो दोनों बराबर आ जाए, एक COOH रहे और एक CH2COH रहे, तो क्या करोगे? या फिर आपके पास 2 COOH रहे या 2 CH2COH हो जाए, दोनों बराबर आ जाए तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है। अगर बराबर वाले केस हो, याद करो मैंने पढ़ाया था कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एंड पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है। सेम केस यहां भी आएगा, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन है और बाहर भी नंबर ऑफ कार्बन, दोनों के हिसाब से अगर मान लो मैं यहां कर दूं CH2COOH। अब देखो, दोनों बराबर बराबर है, दोनों बराबर है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं कि रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, ये दोनों कह रहे हैं कि साइड चेन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो दोनों अगर बराबर है, रिंग को ही प्रायोरिटी मानते हैं और उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, बट ये आपके सिलेबस के लेवल से कोसों दूर चला गया। ठीक, हाँ, ब्रांच, ये दोनों ब्रांच बन गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट हो गया, बिस की तरह लिखेंगे 2,4 बिस कार्बोक्सी मिथाइल। हाँ, एक कंपाउंड में एक ही प्रीफिक्स हो सकता है, एक ही सफिक्स हो सकता है, दो सफिक्स नहीं हो सकते। समझे बात को? सफिक्स हमेशा एक ही होगा। तो अगर आप इसको सफिक्स मान लिए हो तो इसको प्रीफिक्स ही मानना पड़ेगा, उसको ब्रांच ही मानना पड़ेगा। ठीक, हाँ, एक और CH2COOH लगा दोगे तो अगर किसका केस ज्यादा हो गया ये बताओ? CH2COOH ब्रांच वाला केस ज्यादा हो गया तो ब्रांच को प्रायोरिटी मिल जाएगी। अब ऑपरेशन करके मानोगे तुम, इधर आओ, अब वो वाला केस कर देते हैं आपको। भाई कुछ लोग हैं जिनको मन कर रहा है कि सर थोड़ा सा कुछ तो अलग होना चाहिए, ऐसे कैसे? क्यों, यही कह रहे हो ना? अब देखो जरा, अब कैसे करेंगे, राइट? तो यहां पे क्या कहा जा रहा है
पेरेंट कार्बन चेन कितने का है? एक जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? रिंग को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखो यहां पे क्या है, ये साइड चेन हो गया, ये आपके पास साइड चेन हो गया, और ये आपके पास साइड चेन हो गया। तो तीन फंक्शनल ग्रुप ऐसा कह रहा है कि आपके पास साइड चेन को आप मान लीजिए मेन चेन, तो आप साइड चेन को मेन चेन मानिए। अब किसी एक को भी मान सकते, 1 पे मानिए, 2 पे मानिए, 3 पे मानिए, किसी को भी मान सकते हैं। मान लो मैं इसको मान लेता हूं, तो इसको नंबर 1 दूंगा, इसको नंबर 2 दूंगा। अब सोचो 2 पे ये जितना बड़ा चीज है, ये सब साइड चेन की तरह आपको लिखना है। 2 पे जितना बड़ा चीज, अब ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, अब करते रहिए, मतलब हो तो जाएगा ही। ध्यान से देखो, अब इसको आप 2 पे दोगे, जो साइड पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ कार्बन, इसको आप 1 दोगे। लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करने के लिए 1 2 3 4 5 6 जाओगे। लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करने के लिए इधर से नंबरिंग करो, इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4। अब देखो, अब इसका नाम देखो, 2 पे आ रहा है कार्बोक्सी, 6 पे आ रहा है कार्बोक्सी, साइड चेन हो गया। अब ये 2 पे कार्बोक्सी, 6 पे कार्बोक्सी, 3 पे कार्बोक्सी मिथाइल, 4 पे कार्बोक्सी मिथाइल, तो 20 कार्बोक्सी मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्साइल, फिर इथेनोइक एसिड। लिखो, तो किसी एक को तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो नेम ही नहीं कर पाएंगे। तीनों अलग अलग है, करते हैं उसमें 3 अलग अलग को ले लेते हैं। जैसे ये वाला केस देखो, इसमें इन तीनों को ले लेते हैं, बाकी को छोड़ना पड़ता है। कहां लिए, इसको छोड़ना पड़ता है। प्रोपेन 1 2 3 डाइकार्बोक्सिल, हाँ, क्योंकि ये एक साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूं, आप कोसों दूर जा रहे हो अपने सिलेबस से, फिर भी मैं लिख के बताता हूं, थोड़ा मजा आएगा आपको। मैं लिख के बताता हूं, देखो ये पेरेंट चेन हो गया। अब देखो इसका नाम लिख रहे हैं, 2,6 डाई कार्बोक्सी आ जाएगा। सबसे पहले COOH वाले को कार्बोक्सी लिख दिया। अब आ जाओ, फिर आएगा 3,4 बिस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो गया। बिक्स आ गया, कार्बोक्सी मिथाइल आ गया, चलिए बिस कार्बोक्सी मिथाइल आ गया, तो सारे साइड चेन कवर हो गए। अभी ये साइक्लोहेक्साइल भी तो लिखना है भाई, ये जो जिससे जुड़ा हुआ इसको भी तो लिखोगे। फाइनली साइक्लोहेक्साइल भी आएगा। उसके बाद 2 कार्बन के लिए इथेनोइक एसिड लिख दो। आया, और CH2COOH लगाना है क्या एक और? चलो खेलो मत, सिलेबस में रहो, उसको रहने देते हैं, चाहो तो इसको। चलो भाई, जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से ये नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया। तुम जो ये पूछे हो ना, ये पता है किस एग्जाम में आता है? आपने सुना आइजर का एग्जाम? आइजर के पेपर हम लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब साल में एक बार पेपर होता है। आइजर और नाइजर नहीं सुना है आपने? ICAR तुम पता कैसी बात कर रहे हो? मैं बात करो प्रधानमंत्री की, तुम कह रहे हो मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। वही बात हो गई। आइजर क्या टॉप एग्जाम है भाई। आइजर का आपको पता है ना, आइजर 70 नंबर का पेपर देगा आपको। आइजर 70 नंबर, 16-17 पे कट ऑफ पार हो जाता है। 16-17 नंबर पे पास हो जाते हैं लोग उसमें। IIT एडवांस के टक्कर का पेपर होता है। IIT एडवांस के टक्कर पेपर होता है, उसका एक क्वेश्चन आधे पेज में होता है, आधे A4 साइज का होगा पेपर, आधे पेज में तो एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपको लग जाएगा कुछ 10 मिनट। ठीक है। IISc बेंगलुरु एक कॉलेज है, जैसे आपने सुना है एम्स, आपने सुना है बहुत अच्छा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि IIT और NIT आपने सुना है। आजकल के ट्रेंड में IIIT भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन IISc बेंगलुरु बहुत पुराना कॉलेज है, और IISc बेंगलुरु से अगर आपकी डिग्री है तो आप जो चाहो कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर, मतलब ऐसा नहीं कि सर्जरी करने घुस जाओगे IISc बेंगलुरु से, हो तो जो चाहो वो का मतलब आपको हर जगह प्रेफरेंस मिलेगा। IISc बेंगलुरु के पढ़े हुए लोग अलग ही दिमाग के पाए जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं वो लोग। जितने भी इसरो हैं, DRDO हैं, जितने भी गवर्नमेंट की ये जो छुपा के काम होता है, बेसिकली देश से जुड़ा हुआ जो काम है, वो टेक्नोलॉजी पे जो काम हो रहा होता है, वो जो केमिकल्स पे काम हो रहा होता है, वो सारे लोग जो साइंटिस्ट सोच पाते हैं,
वो सोचने का काम इन लोगों का होता है। तो आइजर और नाइजर काफी नीट वाले बच्चे भी देते हैं। जनरली देना चाहिए, बताऊं क्यों? एक बच्चा है अभी, उसका फोन आया था, उसका नीट नहीं हुआ, नाइजर हो गया, और बोला रिपीट करो। मैंने कहा पागल हो तुम, जाओ नाइजर। और उसको एडमिशन कराया मैंने कि अभी नाइजर के लिए अभी चल रहा है काउंसलिंग। अब उसका हो गया। उस दिन लक सही होगा, जो सही होगा। तो उसमें इस ये जो मिलता है वो बीई की डिग्री मिलती है, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीई आप अलग हो जाओगे फिर इन सब चीजों से, बट काम इसी में होगा। माइक्रोबायोलॉजी में आप रिसर्च कर रहे होगे, ठीक है ना, रेडियोलॉजी में आप रिसर्च कर रहे होगे। अब कैसे, ऐसा नहीं होगा कि आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए कुछ काम करो, दवाई बनाओगे, या रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट का काम करोगे, नहीं। रेडियोलॉजी के लिए जो मशीन बनती है, उस मशीन में क्या रिसर्च और करना है, वो काम आपका होता है वहां पे, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजिस्ट में जो केमिकल्स बनते हैं, जो चीजें नई नई इन्वेंट हो रही है, वो इन्वेंशन का काम उनका होता है। और आप मानो जब आप सीनियर हो जाओगे, 10 साल 15 साल हो जाओगे, तो प्रॉपर आपको बॉडीगार्ड मिलता है, प्रॉपर बंगला मिलता है, प्रॉपर घर मिलता है, प्रॉपर गाड़ी मिलती है, गवर्नमेंट वाली प्रॉपर, ठीक है ना। बहुत रईसी नौकरी है वो, बहुत नहीं रईसी। कम लोग अवेयर ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उन एग्जाम्स की। अब आपको पता, आपको इसे पूछ दो डीआरडीओ में कैसे होता है, आपको नहीं पता है। डीआरडीओ का एग्जाम होता है, आप जैसे लोग ही जाते हैं वहां पे, अवेयरनेस नहीं है। दो चीज है, बिहार में अगर आप जन्म लिए हैं तो आईएएस तो करना ही है जिंदगी में एक बार ना एक बार, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो चल जाएगा। और आजकल जो ये बदला है पिछले 4 साल में, जितने इंजीनियरिंग के सपने देखते थे मम्मी पापा, अब सब वो मेडिकल के देख रहे हैं, है ना। हम लोगों के समय इंजीनियरिंग देखा जाता था, आप लोगों के समय अब मेडिकल देखा जा रहा है। 4-5 साल में मेडिकल ही भर जाएगा, मैं आपको बता दूं। 5 साल मतलब 6-7 साल में इतने हम लोग कर देते, कोई काम को इतना ज्यादा कर देते ना कि फिर वो खत्म ही हो जाता प्रोफेशन। इंजीनियरिंग इतना ज्यादा हमने कर दिया, घर घर में डॉक्टर, घर घर में इंजीनियर, सॉरी। वैसे ही अभी हम डॉक्टर के पीछे पड़े, इतना ज्यादा हम लोग बना देंगे ना डॉक्टर, फिर कहेंगे रुक जाओ। फिर इसमें भी आ जाएगा एज लिमिट, इसमें भी आ जाएगा 2 अटेम्प्ट्स। पहले इंजीनियरिंग में भी ये सब नहीं था, आपको पता है ना। तो उसमें भी मल्टीपल आप दे सकते थे, कई कई साल तक दे सकते थे। बाद में ये सब रूल लाया गया कि बच्चे कम इंजीनियर बने। अब वैसे ही होगा एक टाइम के बाद, बट हाँ अभी तो बहुत नौकरियां बाकी है। आपको पता है ना, गवर्नमेंट को जितनी डॉक्टर चाहिए उतने बना ही नहीं पा रहे। हाँ, और होना कितना चाहिए यूएन के हिसाब से? 51 पे, 50-51 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। है कितना? 1200 तो रिपोर्ट में लिखा गया है, एक्चुअल तो कुछ और होगा, 2000-2500 होगा। कागज में तो कुछ और ही होता है ना। तो ये हाल है। मतलब इस गैप को मिलाने मिलाने में कम से कम 20 साल लगने वाला है। इतना बड़ा गैप हो गया है, क्योंकि आजादी के बाद मेडिकल पे बहुत काम हुआ नहीं अपने देश में, इसलिए ये हाल हो गया, ठीक है। आप देखो, बिहार की बात करो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बता दो मुझे अच्छा, जहां से एकदम प्लेसमेंट होती हो मस्त। राजस्थान में जाओगे बिट्स पिलाने। आईआईटी पटना की मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी जगह है। एनआईटी पटना की मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता, बहुत अच्छी जगह है। बट वो लोग अपनी काबिलियत पे जॉब लेते हैं। वो आईआईटी पटना है, वो एनआईटी पटना है, इसलिए बाहर से कंपनीज वहां बहुत अच्छी नहीं आ रही है। वो लोग काबिल है, इसलिए बाहर वाले लोग बाहर जाके निकल के नौकरी ले लेते हैं, वो काबिल है। इस राज्य की कहानी थोड़ी अलग है, ठीक ना। इस राज्य की कहानी अलग है। यहां एम्स, और आप एक बार एम्स ऋषिकेश जाना और एक बार एम्स पटना जाना, बस जाने जाने में आपको फील हो जाएगा व्हाट्स द डिफरेंस। एम्स ऋषिकेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इस इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स ऋषिकेश का, ठीक है। अभी तक के दिल्ली वैली सबको फेल किया हुआ उसने, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि ऋषिकेश से लोग ज्यादा डॉक्टर्स अब्रोड जा रहे हैं। पिछले अब रिपोर्ट वो सब आप लोग नहीं पढ़ते होगा, अब्रोड जाते हो, सीधा उनको ऑफर मिलता है, वो चले जाते हैं कहीं और। फिर वो अरबों रुपए छापते हैं, करोड़ों उनके लिए कोई बात नहीं होती, फिर वो अरबों रुपए छाप रहा होता है। लिटरल है ये वर्ड्स। आपको पता है ना, ये आप ही एक डॉक्टर हैं रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना है क्या? उनकी नेटवर्थ होगी, हम सब लोग बहुत डॉक्टर ही तो हैं, डॉक्टर रेड्डी। उनकी नेटवर्थ, मतलब मैं बता दूं कि जैसे बताया जाता है कि इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कोई एक पार्ट पकड़ लो जहां पे सबसे अमीर लोग रहते हैं, मान लो साउथ के लोग मान लेते हैं, साउथ में बहुत अमीर लोग रहते हैं, मान के चलते हैं हम। तो साउथ के लोगों का सारा पैसा जोड़ दिया जाए, वो डॉक्टर रेड्डी के पास उतना पैसा है। दिस इज द पावर ऑफ अ डॉक्टर, द पावर ऑफ अ डॉक्टर। सोचो, जस्ट आप दवाओं के, आप तो जानते होगा, आपको क्या बताना है, मेडिकल वालों को मुझे बताना पड़ता है। उनकी पूरी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, राइट ना। और वो इंडिया में उतना पॉपुलर शायद ना हो, बाहर बहुत पॉपुलर है, बहुत हद पॉपुलर है वो।
यूएस और यूएन में कमाल किए हुए लोग, इनके प्रोडक्ट्स। आप यहां एक और देखते हो, बड़ी इजीली आप लोग लाइटली लेते होगे, डॉक्टर लाल पैथ। उनकी वर्थ आपको पता है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू डॉक्टर रेड्डी। और ये डॉक्टर हैं, और डॉक्टर क्या है, जांच घर चलाते थे पहले, बट आज सोचो। यस यस यस, उसकी कॉस्टिंग है। और आज देश के हर कोने कोने में डॉक्टर लाल पैथ साहब आपको दिख जाएगा, हर गली में होता है, राइट। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको लगता है कि हम एक डॉक्टर बन जाएंगे, स्टेथोस्कोप पहुंच के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देंगे तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है ना। आपका दायरा क्या है? वो 4 लोग जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, और 4 कजिन्स जो आपके रिलेटिव्स हैं। आप वो 8 के ज्यादा 9वां सोचते ही नहीं हो। बहुत बड़ा दुनिया है, थोड़ा एक्सप्लोर करने में जाइए, ठीक है। मैं तो कहता हूँ व्हाई नॉट टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी। क्या किया? डॉक्टर ही तो थे, यहीं के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक बार डॉक्टर रेड्डी से पूछा गया कि आपके पास इतना नेटवर्क, क्यों नहीं आप चले जाते हो लंदन, या क्यों नहीं चले जाते हो बाहर? उनका जवाब था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इस देश ने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया। उस समय वो बता रहे थे 200 रुपए फीस थी। उस देश ने अपने पैसे से मुझे पढ़ाया, अपने पैसे की लाइब्रेरी दी, अपने पैसे के टीचर्स दिए। अब मेरे पास जब पैसे, तो मैं देश छोड़ के चला जाऊं, ये नहीं हो सकता। तो ही इज ट्रू लिविंग लेजेंड। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। उन लोगों के पास इतने पैसे, आराम से लंदन वंदन में जाकर रहे ना, क्या दिक्कत है? वाई टू। देखो आपको बता दूं, इंडिया एंड फॉरेन में काफी डिफरेंस है, काफी दूर आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। जैसे कि सफाई, जैसे कि सफाई, जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि इंजीनियर, जैसे कि ईज ऑफ लाइफ, बहुत सारी चीजें, हर चीजों में कंपेयर कर लो, ठीक है। वो लोग को और लग्जरी जीना होता है कि हम बाहर रहेंगे, कम से कम सांस तो अच्छी ले पाएंगे। आप एक बार बाहर चले जाओगे ना, लोगों को नहीं मन करता है, क्योंकि यहां आके उनको फिर सांस की बीमारी होती है, सफोकेशन होती है। हम बहुत हेवी एयर ले रहे होते हैं, एंड इन एवरी सिटी, नॉट, मैं पटना की बात नहीं कर रहा, कहीं और हर जगह की यही हालत है, बहुत हेवी एयर है। AQI हमारा बहुत खराब है। एक्चुअल 40-42 होता है बाहर, 50 होना चाहिए, 40-42 होता है। यहाँ मिनिमम ही 100 है, हर जगह ही 100 है। दिवाली के समय हम 300 450 पे रहते हैं, आपको पता है ना, 450 पे रहते हैं। एंड आप इतने अच्छे जगह रहते हो, पटना टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटीज में आता है। और सुनो, टॉप 10 नहीं, टॉप 10 में भी पटना का नाम सबसे आगे है, 1 पे आता है। यहां का AQI साल के ऑलमोस्ट मंथ्स में खराब रहता है। ऐसा नहीं दिवाली के टाइम पे खराब रहता है, पटाखों की वजह से यहां नहीं होता है, यहां और भी की कारण है। अब जैसे क्या होता है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको पता करना हो, हल्का डिफरेंस, कि चलो मुझे अभी रियलाइज करना है, प्रैक्टिकल करना है, तो अगले साल जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, मान लो बिहार के मेडिकल कॉलेज में मिल जाता, थोड़ा किस्मत खराब है फिर भी बिहार के मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं आपको। किशनगंज में तो ना ही लेना बेटा, ड्रॉप करना हमारे साथ अगले साल। तो आप चले जाओ किसी पहाड़ के उसमें, पहाड़ वाले इलाके में कहीं चले जाओ, मसूरी, देहरादून, शिमला, ये आप लोग जानते हो। यहां पे अब नहीं जाना होता है, बहुत भीड़ है उधर। चुप, नेपाल। अब आपको जाना होता है उधर, एक जगह है शिशु, सुना है? नहीं सुना है? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड शिशु, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जिब्भी, सुना है? नहीं सुना है? ये इंडिया की जगह को बात बता रहा हूं। ये पहाड़ों के इलाके हैं जहां पे बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, और वहां का एयर AQI है। और जब यहां आओगे, जब आप वहां 2 दिन रहोगे और जब वापस आओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां हो। स्पीति वैली का नाम सुना होगा, स्पीति वैली, है ना। कुर्ग का नाम सुना होगा, है ना। ये सब अनएक्सप्लोर्ड जगह है, जो आपको लगता है मनाली शिमला है बस, उसके अलावा तो इंडिया में है ही नहीं कुछ। जैसे आप जाते हो वायनाड, वायनाड का नाम सुना हो? पॉलिटिकल वजह से नाम सुना होगा, हाँ, बहुत बड़े फैन लग रहे हो तुम हम उनके। तो अभी क्या है, वायनाड में इतनी अच्छी अच्छी जगह है, हाँ, इतनी अच्छी अच्छी जगह है उधर, बट अनएक्सप्लोर्ड है, जाते नहीं हो आप। खैर, जाए वो तब जब पैसे होंगे, पैसे तब होंगे जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में तब जाओगे जब अभी आज की क्लास में पढ़ोगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो आइजर से कहानी चालू हुई थी। तो जो आइजर होता है, आइजर एक एग्जाम होता है, मैं फॉर्म भरवाऊंगा आपसे, रुक जाओ।
हो गया, मिल गया खुशी। तुम्हारी खुशी कितनी छोटी है तुम सोचो। सुनो, तो ये फॉर्म सब भरवा दूंगा मैं आपको जनवरी में, कम से कम 7-8 फॉर्म मैं आपसे डराऊंगा। और मेरा उम्मीद यही रहेगा कि किसी न किसी कोर्स को लेकर आप आगे बढ़ो लाइफ में, डोंट गेट स्टक हियर। लोग इमोशनल हो जाते हैं अपने करियर से लेके, ठीक है। अगर मैं इमोशनल होता अपने करियर को लेके, मैं आज अच्छा नहीं कर रहा होता, राइट। अगर बहुत सारे लोग मेरे जैसे इमोशनल हो जाते करियर को लेके, नहीं हो पाते, ठीक ना। मैं एनआईटी छोड़ के आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था। जब आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था तो ना मेरा आईआईटी में होता, ना मेरा एनआईटी में होता। और पहली बार मैंने सीट छोड़ दी थी फर्स्ट ईयर में, और 2 ही चांस मिलते हैं, और 2 ही चांस मिलते हैं, समझ में आया। तो सेकेंड चांस में आईआईटी के टॉप पीछे वाले रैंक्स को कुछ एनआईटी में खाली सीट्स मिल जाती हैं। तो एनआईटी अगरतला, एनआईटी त्रिपुरा, ईस्ट के एनआईटीज मिल रहे थे। और जब मैं पढ़ता था तो ईस्ट में बिहारी को थोड़ा सा उस नजर से देखा जाता था, वहां बहुत दंगा उंगा होता था, ठीक है। तो मैं गया नहीं, पेरेंट्स नहीं जाने दिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर मेरा एक एग्जाम होता था, आपने अगर जानते हो तो SCRA, किसी ने नाम सुना SCRA एग्जाम का? नो? तुम रहते कहां हो? तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, तुम यूट्यूब नहीं चलाते हो? यूट्यूब पे तुम देखोगे मरून कलर सड़िया तो कहां समझ आएगा तुमको ऐसा। तुम अब करियर ऑप्शन ढूंढा करो यार। SCRA का एग्जाम होता है, SCRA से देश के एक तो कम फॉर्म भरते हैं लोग, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, आप ही जैसे लोग हैं। अब अवेयरनेस नहीं है, और यही सिलेबस है जो जेई और नीट का है। जेई मेंस और नीट का ही लेवल होता है, बीच में होता है, ना नीट है ना जेई है, बीच का कहीं लेवल आता है। लोग कम होते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लोग कम, वो जनरली वो लोग भरते हैं सैनिक स्कूल वाले, नवोदय वाले, और 12th के बाद ही होता है। अब किस लिए बताता हूं। रेलवे अपने इंजीनियर्स खुद डेवलप करती है, रेलवे जो है अपने इंजीनियर्स खुद डेवलप करती है। जो रेल इंजन्स बनता है उसके लिए उनको इंजीनियर्स चाहिए, तो बाहर के इंजीनियर्स और कॉलेज के इंजीनियर्स पे डिपेंड नहीं होते वो लोग। रेलवे का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आपको नहीं पता हो तो। मैथ्स ही होता है, तभी बोला 12th के बाद। और मैथ्स एंड बायो दोनों चाहिए, मैथ्स एंड बायो दोनों चाहिए होता है PCMB। कोई भी एक ऑप्शनल में हो सकता है, या तो मैथ्स ऑप्शनल ले लो या तो बायो ऑप्शनल ले लो। और सुनो, और सुनो, मैथ्स उसमें ऐसा नहीं होता कि हाँ आपको पूछा जाए बहुत ज्यादा। उसमें क्या पूछा जाता बता देता हूं, इंग्लिश, जो ना आप पढ़ते हैं ना जेई वाले पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है उस पर, रीजनिंग पे। वो IQ टेस्ट करते हैं, इंजीनियर तो बना ही देंगे, उनकी खुद की इंजीनियरिंग कॉलेज होती है रेलवे का। उसके बाद वहां से वो, उनकी टाइप्स हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में, लंदन में, सिंगापुर में। वहां वो इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं 6 महीने 8 महीने के लिए, वहां आप रह के आते हो उनके पैसे पे, उनके खर्च पे, फिर आते हो तो रेलवे में एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब लगती है। DRM जानते हो? 2 तरह से जाते हैं वहां पे, यूपीएससी से, यूपीएससी क्रैक करके IAS रैंक वाले लोग जाते हैं उसमें, या IAS के पीछे वाले रैंक जाते हैं। और दूसरा, ये वाले लोग सीनियर होके पहुंचते हैं DRM। यही वाले लोग सीनियर होके पहले इंजीनियर बनेंगे, फिर सीनियर इंजीनियर बनेंगे, फिर धीरे 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 करके वहां बनते हैं वो। आपको पता है ना DRM, अगर DRM को एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो पूरी स्पेशल ट्रेन चलती है उसके लिए। डू यू नो दिस? एक आदमी के लिए पूरा ट्रेन चलता है, राइट। उसमें 2-3 बोगी होती है, कभी कभी देखा होगा आपने, छोटी छोटी ट्रेनें चलती है, उसमें 2-3 ही बोगी होती है, एक में खाना बनाने वाला होता है, एक में रहने वाला होता है, एक में सोने वाला होता है। 2-3 की उनकी ट्रेन होती है, और उसी ट्रेन से वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। आजकल मामला बदल गया है, अब तो लोग प्लेन से ज्यादा जाना आसान है, तो वो अब मामला कम हो गया है। बट DRM की नौकरी, आप मान लो ही इज एन IAS ऑफिसर, अगेन रेलवे का IAS ऑफिसर है, यस। तो सोच लीजिए, आप लोग बहुत अनअवेयर लोग हो थोड़ा सा 11th-12th के बाद करियर ऑप्शन क्या होते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, अगर इस साल इस समय अभी जो 2-3 साल में कोई माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा नॉलेज रखता हो, क्या तो जबरदस्त नौकरी है उसको, जबरदस्त जॉब है रिसर्च रिलेटेड में। एंड कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होता है। सिप्ला की वो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सिप्ला कंपनी जानते हो? बहुत अच्छी मेडिसिन कंपनी है। तो सिप्ला क्या किया, एक दिन फुल पेज ऐड निकाला था कि मुझे माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, चाहे आप BSc हो, MSc हो, रिसर्च हो, कुछ भी चाहिए हमें। आप स्टाइपेंड सुन के हैरान हो जाओगे। फ्रेशर को जो कॉलेज पास आउट हो रहा है 40 लाख रुपए सैलरी थी साल की, बहुत होता है फ्रेशर को। आपको पता है साल का इंजीनियर को 7 से 8 लाख रुपए साल का मिलता है फ्रेशर को। काम सीखना होता है बेटा, सीखने के लिए अगर 8 लाख रुपए मिल रहे हैं बुरा नहीं है।
आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 40 से 50 लाख रुपए की नौकरी दे रहे थे वो, फिर काम सीखने के लिए। सोचो कितनी डिमांड है, बट सप्लाई नहीं है, क्योंकि हम पीछे पड़ते हैं तो हम सब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम पीछे पड़ते हैं। और इसमें एक जो कमी रह गई, उसमें हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग एडवर्टाइज ही इतना करते, खाली नीट ही दिखाएंगे आपको। आप जब यूट्यूब खोलो, आपके पास पूरे स्क्रॉल में नीट ही नीट दिखाई देगा, नीट के टीचर ही दिखेंगे, नीट के सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज आएंगे। ये खराब हो जाता है गेम। जेई में ही आता है, जेई के वीडियोस दिखेंगे, वही दिखेंगे। तो हम लोगों के सामने ना एक ऐसा जंजाल बन गया है कि आप देख ही नहीं पा रहे उसके बाहर। और ये सोशल मीडिया का बड़ा खराब रोल होता है, क्योंकि आप जो एक बार देख लोगे, वो बार बार वही कंटेंट दिखाएगा आपको, राइट। आप जानते हो ना यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हम लोग पढ़े हैं उसको, एल्गोरिदम को, राइट। गूगल सर्च कैसे काम करता है, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, मुझे पता होता है कैसे काम करता है वो। एक बार आपने कीवर्ड डाला, अगले 30 डेज तक उसी कीवर्ड की वीडियोस आएंगी आपके पास। अगर आपने किसी सेशन को लाइक कर दिया, अब वो अगले 30 डेज तक पूरे वही वीडियो, उसी चैनल की वीडियोस चलेगा। अगर आपने कमेंट कर दिया, तो अगले 60, 70, 90 डेज तक पूरा आएगा वो। ये यूट्यूब के एल्गोरिदम है। नहीं, स्पीच स्पीच बेकार होता है। हाँ, ये जरूर कनेक्टेड हो गए हैं कि अगर आप अमेजोन पे जाके कुछ सर्च करते हो कि मुझे अमेजोन पे जाके मुझे एक, हाँ, तो अमेजोन से इंस्टाग्राम लिंक्ड है। क्योंकि आपको पता होगा एक कंपनी है मेटा, मेटा में ही इंस्टाग्राम है, मेटा में ही फेसबुक है, मेटा में ही व्हाट्सएप है, मेटा में ही। अब क्या होता है, ये सारी चीजें गूगल लोकेशन ट्रैक हो रही होती है, राइट, कि आप किस पेज पे कब कब क्या क्लिक किए हो। तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे, आधे घंटे बाद आपके पास इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, उसी का ऐड आएगा। इनफैक्ट सेम उसका आता है, जो आपने खोला है ना, सेम प्रोडक्ट का ऐड आता है, राइट। हाँ, बात स्पीच वाला अभी नहीं हुआ है, दैट इज रॉन्ग, वो र्यूमर है। वो कोइंसिडेंस होता है कि आप बात कर रहे होते, अगला खोलोगे तो अच्छा वही दिख गया, होता है ना। जैसे आप जाओगे तो वहां मिल जाएंगे आपको 5 रुपए में हाथ देखते हैं, राइट। तो वो भी बोल देंगे कि घर जाओगे तो पसीने होंगे। अब वो सच हो जाता है कि घर जाओगे तो ऑब्वियसली धूप से जाओगे, पसीना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सर ये कुछ साइंस है उसके पीछे, वो कोइंसिडेंस है, वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं। और उनके कुछ लाइंस फिक्स हैं कि आपके घर में दिक्कत चल रहा होगा, अगर दिक्कत नहीं होता तो 5 रुपए में हाथ तो नहीं दिखा रहा होता, राइट है ना। तो ये वो जरूर बोलेंगे घर में दिक्कत चल रहा है आपके, ठीक है। उसके बाद पैसा आने वाला है लेकिन रुका हुआ है, और रुका हुआ है वो ला सकते हैं, है ना। नौकरी लगने वाली है लेकिन एक योग नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वो देख लेगा कि थोड़ा सा एज ज्यादा लग रहा है, फिर बातों बातों में पूछ भी लेगा शादी हुई है, पत्नी से बनती नहीं है। अगर बन रही होती तो 5 रुपए में हाथ तो नहीं दिखाता अपना। ध्यान से देखो, तो कुछ चीजें बड़ी कॉमन है और वो सबके साथ हो रहा होता है। और वो 60 चीजें, मतलब 60% चीजें ऐसी बोल देते हैं जो आपके साथ रिलेट कर, आपको लगता है अरे क्या तो कमाल आदमी है, उसको पता है ना। फिर अब देखो क्या होता है, मतलब मैं एक बार ऐसे ही किसी अच्छे में 5 रुपए वाले में नहीं गया था, मैं अच्छे में गया था। तो उन्होंने ऐसा देखा, अब देखो मैं हाथ में सोने की ब्रेसलेट पहन रहा हूं जो 2.5-3 लाख रुपए की है, तो ऑब्वियसली पैसे की दिक्कत तो नहीं होगी। आपको पैसे की दिक्कत तो नहीं है, जो हाथ में सामने दिख रहा है आपको, कैसे, अभी मैं क्या बोलूं, फिर बोलूं कि हाँ, मैंने फिर उनसे पूछना चाहा, तो आप देखोगे आपके सवाल का जवाब वो नहीं देते, कुछ घुमा देते हैं आपकी बातों को, घुमा के कुछ गोल मटोल ऐसा जवाब आएगा। जैसे मैंने पूछा कि मेरे करियर के लिए अच्छा क्या रहेगा, पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैं पढ़ाता हूं। हाँ, पढ़ाने में आपका अच्छा योग है, अरे पढ़ा के ही पैसे से खरीदा होगा, तो अच्छा चल रहा होगा तभी खरीदा है। तो कुछ ऐसी गोल मोल बातें बोल देंगे, वैसे कुछ नहीं होता। हाँ, ज्योतिष एक एक्चुअल में, यस, ज्योतिष एक एक्चुअल चीज है, कुछ चीजें, हाँ, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, बोल लेने दो मुझे। ज्योतिष साइंस होता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। आप पढ़ते हो ना मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी की, कॉइन को हेड आने का कितने प्रोबेबिलिटी है, कितना होता है वैसे, 1/3। हे भगवान, हे भगवान, 1/2 होता है बेटा। सही किया आपने, मैथ्स नहीं लिया, बहुत अच्छा किया है। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 10, तुम अटका ही देते हो यार। टाइम हो गया, टाइम हो गया, हो गया, बेल तो नहीं बजा। क्वेश्चन नंबर 10,
सभी बच्चों की तरह पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया? क्या आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6। देखो कोई भी ब्रांच नहीं है 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। पेरेंट में साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। 6 कार्बन के लिए मैं हेक्स लिखूंगा, सिंगल होने की वजह से मैं एन लिख दूंगा। उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स एक नहीं 2 है, और 2 है 1,6 पे है, डाई ओइक एसिड आएगा क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपके पास एक COOH का डिफरेंस है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंस है। अब देखो, अगर मान लीजिए कई लोग इसको ऐसे कहते हैं 1, ध्यान से देखना, 2, इसको लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, इसको लिखते हैं 5, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि यार इस कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आपने काउंट कर लिया, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को तो काउंट कर लिया, लेकिन इसको तो आपने काउंट ही नहीं किया, इसके साथ भेदभाव हो गया। तो IUPAC का रूल होता है कि अगर एक जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो या तो तीनों काउंट होगा या कोई भी काउंट नहीं होगा, या तो तीनों काउंट करो। तो आप ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसमें तीनों काउंट हो सके। आप 1 2 3 4 करोगे तो ये छूट जाएगा, 1 2 3 4 5 करोगे तो बीच वाला छूट जाएगा, इधर से इस पे आओगे तो ये छूट जाएगा। तो कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें तीनों काउंट हो पाए। इसलिए कहा जाता है अगर तीनों काउंट नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, किसी को काउंट मत करो, छोड़ दो, किसी को काउंट मत करो, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी दो। तो इसमें क्या होगा, किसी को भी काउंट नहीं किया, 1, 2, 3, ठीक है ना। ये एसिड एनहाइड्राइड 4 होता तो होता इवन नंबर, 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर, ये वाला बनेगा एनहाइड्राइड में, बताऊंगा। एनहाइड्राइड के आगे क्वेश्चंस हैं तो देखो, ये वाला एनहाइड्राइड के लिए वेट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 ही वही है, एनहाइड्राइड के लिए वेट करो। नेक्स्ट साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाएगा आपके वाले केस में। तो देखो क्या होगा, 3 कार्बन के लिए मैं प्रोपेन लिख दूं। अब देखो कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अच्छा, अब कई लोगों का एक डाउट भी होता है कि सर मैं ये कर सकता हूं, देखना कई लोगों का भी होता है 1 2 3 4 5, लोग कहते हैं सर 3 पे कार्बोक्सी लिख दो और पेंटीन 1,5 डाइओइक एसिड लिख दो। ध्यान से 3 पे कार्बोक्सी आ जाएगा, पेंटेन 1,5 पे डाइओइक एसिड आ जाएगा, राइट। एक लॉजिक के हिसाब से आंसर आ रहा है, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आंसर सही है जो मैंने अभी बोला, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से ये सही है। तो आपको ओल्ड वाला ध्यान नहीं रखना है, अब वो रॉन्ग हो चुका है, वो गलत जा चुका है, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसा जरूर आपको बता देंगे कि सर 3 पे कार्बोक्सी 1,5 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइ, हाँ वो सही होगा, बट वो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से सही होता है, बट उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। वो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से कभी था। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। अब आप मुझे बताओ नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से कि राइट से? क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, इसलिए मैं राइट से जाऊंगा। लेफ्ट से ब्रांच तो सबसे बाद में आता है, ठीक ना, पहले फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड। आ जाओ, अब इसका सबसे पहले देखो प्रीफिक्स क्या क्या है, ब्रोमो क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, 5 ब्रोमो, फिर 4 पे क्लोरो आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 कार्बन के लिए हेक्स आ जाएगा, डबल है इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कहां डबल हुआ है, 2 इन, फिर 1,6 कार्बन काउंट हुआ है, ओइक एसिड आएगा, 1,6 2 है इसलिए डाइओइक एसिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है, हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो आपको सल्फोनिक एसिड के कुछ क्वेश्चंस आए, बस सल्फोनिक एसिड करो। अरे अभी तो कहां टाइम हुआ है, 10 ही तो बजाए, 10:05 पे अगली क्लास है, 15 में है ना। चलो सल्फोनिक एसिड ले लो यार, छोड़ दो, यहीं तक रखते हैं। आपका एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन कल ही आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है वो, वाटर मॉलिक्यूल निकल के एनहाइड्राइड बना लेता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नाम 2 तरह से होगा, या तो एसिड, एक एनहाइड्राइड पढ़ाऊंगा, ठीक।
शायरी वायरी छोड़ो यार, शायरी खोजना पड़ जाएगा मुझे तुम्हारे लिए। मैं सोचूं, कल मैं दिल्ली में था, आपको पता है ना? कैसे पता? अच्छा, यूट्यूब पे लाइव हुआ था क्या? मीटिंग कर रहे थे हम लोग कल। सुनो, बैठो बैठो। एक अलग ही है, सुनो। तो दो, थोड़ा सा भावनाओं में बहना नहीं है। हो सकता है शायरी सुन के रोना है, लेकिन रोना नहीं है, ठीक है? और शायरी कैसे सुना जाता है आपको पता है ना? हर लाइन के बाद वाह वाह करना होता है। अब देखो, थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा है, ध्यान से। एक एक अपना नायक है और अपनी नायिका है दूसरी। तो नायक और नायिका बेचारे अलग हो गए, और अलग हो गए, और नायक जो है वो उस धरती पे उसका लास्ट दिन है। नायिका के जाने के बाद उस धरती पे उसका लास्ट दिन है, और वो कहता है कि उसकी डोली उठी और मेरा जनाजा उठा। उसकी डोली उठी, मेरा जनाजा उठा। फूल उस पे भी थे, फूल मुझ पे भी थे। महफिल वहां भी थी, महफिल वहां भी थे, और लोग यहां भी थे। कंपेयर करिएगा, नायिका के पास बड़ा खुश है वो माहौल, और नायक अपना बेचारा गम मना रहा है। महफिल वहां भी थे, लोग यहां भी थे, उनका हंसना वहां, मेरा रोना यहां। सहेलियां उसकी भी थी, दोस्त मेरे भी थे। सहेलियां उसकी भी थी, दोस्त मेरे भी थे। काजी उधर भी आए थे, मौलवी इधर भी आया था। वो सज के गई, वो सज के गई, और मुझे सजाया गया था। वो उठ के गई थी, वो उठ के गई, मुझे उठाया गया। फर्क सिर्फ इतना था, फर्क सिर्फ इतना था, उसे अपनाया गया और मुझे दफनाया गया। तुम्हारे लिए यही खुशी है क्या? अब रोना नहीं है।